कृष्णा किती वेळ पोहोचायला? चलो पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहला, आफ्टर रबिंग द स्पेसिफिक सब्सटेंस ऑन ईच अदर द चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन देम। ये सही है क्या? रब करने के बाद ही उन पे चार्जेस आते हैं, हाँ। अनलाइक चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन दीज सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंस है तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, अनलाइक सेम सेम नहीं, अलग अलग चार्जेस बनते हैं, हाँ। देर इज नो इफेक्ट ऑफ एटमोस्फियर ऑन दीज चार्जेस, प्रोबेबली नहीं। द चार्जेस ऑन दी सब्सटेंस डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टैटिक चार्जेस बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते उस चीज पर, ऐसे बोल रहे हैं। ये तो सही बात है, फिर गलत कौन सा है? सी वाला। आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उधर से ही तो, अब जैसे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं एयर के अंदर, तो तुम कोई चीज को बहुत ज्यादा जोर से रब करो तो सारे डस्ट पार्टिकल उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों होता? जैसे मान लो ये अपना डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड को तुमने कपड़ा लिया, कोरडा का सूखा कपड़ा, और बहुत पोछा बहुत पोछा बहुत पोछा, एकदम रब कर करके निकाल दिया। तो रब करते करते वो जो क्लॉथ था, मान लो इस डिजिटल बोर्ड के सारे इलेक्ट्रॉन उस कपड़े पे जा बैठे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन चले गए डिजिटल बोर्ड के, करके ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जो इधर हवा में न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल इधर उधर जा रहे थे, थोड़ा बड़ा साइज का दिखा रहा हूँ, न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल इधर उधर जा रहे थे। एक चीज होती है कि अभी भाई तुम्हारे पास में एक सब्सटेंस बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास में तुम अगर एक न्यूट्रल सब्सटेंस भी लाओ ना, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब जन है, तो ये वाले पॉजिटिव, ब्लू कलर वाले पॉजिटिव, डिजिटल बोर्ड के पॉजिटिव डस्ट पार्टिकल में के पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली वो डस्ट पार्टिकल के पॉजिटिव थोड़े थोड़े पीछे धकेल दिए जाएंगे, उसमें पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, निगेटिव भी उतने ही रहेंगे जितने पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव पीछे धकेल दिए जाएंगे और नेगेटिव इधर पास में आ जाएंगे। और डिजिटल बोर्ड जो है, जिसपे खुद पॉजिटिव चार्ज है, सारे डस्ट पार्टिकल उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। करके देखना अपने घर पे, टीवी को थोड़ा ज्यादा ही पोंछ लेना सूखे कपड़े से। ठीक है, वुलन क्लॉथ वगैरह लेके पोंछ देना, वो मऊ मऊ कपड़ा है क्या अपने ट्यूशन का, उससे पोंछ देना। लैपटॉप की स्क्रीन या पीसी की स्क्रीन, ज्यादा ही बैठ जाता है फिर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को इतना? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। आगे चलते हैं अपन। सेकंड, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार इज गिवन। हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बच्चे बच्चे को आता है क्या? स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये दिख रहा है ना, एक ट्रेपेजियम है, ये वाला एरिया हमको चाहिए। अब ये साइड कितनी है? 5 है, ये वाली साइड है 30। तो हमारा जो ट्रेपेजियम है, देखो दो रेलवे पटरी जैसे साइड, दो पैरेलल पैरेलल साइड, ये है 5 और 30। और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? हाइट 0 से लेके 50। तो अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रहता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। मैं इसको ऐसे निकाल दूं, 5 और 30, समझ रहा है क्या? अब तो दिख रहा है कि ट्रेपेजियम है, दिख रहा है क्या? ये दोनों 5 और 30 पैरेलल है, और दोनों के बीच में 50 की हाइट है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 50 और 30, 35। सॉरी, 30 और 5, 35 इंटू 50। तो ये और ये कटा 25, 25 और 35 मल्टीप्लाई करना है। 35 क्या है? 30 + 5। ये क्या है? 30 - 5, a + b, 900 - 25, 875। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। किसी को कुछ भी अगर नहीं समझाऊंगा तो पूछ लेने का, लगे जगह पे पूछने का, मैं आगे आगे चलते रहूंगा। तीसरा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इम्प्रॉपर टू मेक द मैग्नेट। देखो आयरन को बांटने का लगे तो एकदम क्रेजी है, मैग्नेटिस मैग्नेट होगा इसमें तो। निकेल है, आयरन, इसमें दो जन मैग्नेटिक है और दो नॉन मैग्नेटिक है। थोड़ा 50-50 हो गया यहाँ पे। टाइटेनियम, ब्रॉन्ज और निकेल। ब्रॉन्ज किससे बना रहता है? तो देखो मैं एक तो तुमको मैं बता देता, ब्रॉन्ज की स्पेलिंग में जेड आता, और ब्रास की स्पेलिंग में एस आता। तो जिसके स्पेलिंग में जेड आता उसको जेड नहीं मिलता, नीचे वाले को जेड मिलता है। और जिसके स्पेलिंग में एस आता, एस, उसको एस नहीं मिलता, ऊपर वाले को एस मिलता है, एस एन, टिन। और दोनों को सेम क्या मिलता है? कॉपर। कॉपर दोनों को मिलता है, तो ब्रॉन्ज मतलब कॉपर और टिन, एस एन। ब्रास मतलब कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में
कॉपर है और टिन है, दोनों भी मैग्नेटिक है क्या? नहीं है। और ये टाइटेनियम है और ये निकेल है। ये चार जने हैं, इसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आके लेक में है। चार में से एक 1/4, 25%, 25%, ये शायद मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा इधर तो भी। निकेल कोबाल्ट। तीन जन, 3 इडियट्स में से 2 इडियट्स मैग्नेटिक है, 2/3, 66.66%। समझ रहा ना? पर सी वाला लॉक किया जाए, ये बहुत भंगार है, इससे तो भरेंगे नहीं ढंग से मैग्नेट। ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल, ये 3 इडियट से जो मैग्नेट बनाते हैं, वो भरपूर संख्या में मौजूद होने चाहिए किसी भी एलॉय में, मिक्सचर के अंदर, तब उस मिक्सचर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी। हो गया। चौथा, व्हेन अ बलून held between the hands is pressed, its shape changes। दो हाथ है हमारे, यहाँ से एक हाथ लाया, यहाँ से एक हाथ लाया, ये मालूम है हाथ कम पाव ज्यादा लग रहे। और इसके बीच में एक फुग्गा पकड़ा हुआ था, और हमने उसको प्रेस किया। व्हेन अ बलून हेल्ड बिटवीन हैंड्स इज प्रेस्ड, ठीक है, इट्स शेप चेंजेस। दिस हैपेंस बिकॉज बैलेंस्ड फोर्स लगते थे बलून के ऊपर तो कुछ चेंज ही नहीं होता था। ठीक है। अंश, हाँ, तो इसका सही है, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस आ गए ना किधर, किधर भी अगर देखो, ये बलून के साथ क्या क्या हो रहा है। ये बलून, सिर्फ बलून को देखो, इसको पूछो तेरे ऊपर जिंदगी में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, ये बोलेगा कि पहले तो मेरा वजन मेरे को नीचे खींच रहा है। तो फिर हम इसको पूछ रहे हैं कि तो फिर नीचे क्यों नहीं गिर रहा तू? वो बोल रहा है कि ये दोनों तरफ से जो इंसान के हाथ है ना, ये इंसान के हाथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ईशान, ईशान, और बहुत जल्दी भाग जाते गाड़ी। बस ठीक है। तो ये बलून बोला कि मेरा वेट मेरे को नीचे खींच रहा है। हम बोले फिर नीचे क्यों नहीं गिर रहा तू, नीचे खींच रहा है तो? ये बोला ये इंसान के हाथ जो दोनों तरफ से मेरे को प्रेस कर रहे हैं ना, वो केवल प्रेस नहीं कर रहे, वो एक्चुअल इंसान के हाथ है, तो उनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन, हल्का हल्का सा फ्रिक्शन मुझे ऊपर पकड़ के रखे है। हल्का हल्का सा फ्रिक्शन मेरे को ऊपर पकड़ के रखे है। तो हमने इसको पूछा भाई तेरे पे इतने सारे फोर्स लग रहे, एक वजन, वो दो प्रेसिंग वाले फोर्स और हल्का हल्का फ्रिक्शन, तो तू मर नहीं जा रहा क्या? तू हिल नहीं रहा जगह का? बोले मैं हिल नहीं रहा जगह का। मैंने बोले तेरे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा क्या? बोले मेरा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी तो नहीं हो रहा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी भी तो नहीं हो रही। वेलोसिटी जीरो है, कायम जीरो है, चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, कायम उतनी ही है, चेंज ही नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन भी कितना है? उतना ही है। एक्सेलरेशन भी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो। अगर फोर्स रहता था ना, अनबैलेंस्ड फोर्स रहता था, तो भूगा जगह का हिल जाता था। इतना गायब, इतना जरूरी, जगह का उसका मीन जो रहता है, एक पोजीशन अगर हम एक डॉट मान ले, फुगे की जगह एक डॉट मान ले, ये हिल जाता था पूरा उसका सेंटर ऑफ मास वगैरह। तो इस पे बैलेंस्ड फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं फुगे के ऊपर। ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस। ठीक है। एक भाषण अगर लिखना चाहते हो कैसे लिख सकते हो तुम? बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट।
करो जल्दी करो। फिफ्थ, a bob A of simple pendulum is released when the string makes an angle of 45 degree with the vertical. It hits another bob B of the same material and the same mass kept at rest on a table if the collision is elastic. इलास्टिक कोलिजन याद है क्या तुम बच्चों को? दो प्रकार के कोलिजन हम लोगों ने पढ़े थे। इलास्टिक कोलिजन वो था जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे को आके अगर ठोकर मारे, ठीक है, तो ठोकर मारने के बाद में दोनों के दोनों अलग अलग मूव करते हैं। दोनों के दोनों अलग अलग मूव करते हैं, इस कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और दूसरा कोलिजन वो था कि ए अगर बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है, बी रुका हुआ है या धीरे रफ्तार से जा रहा है, एनी ऑफ द थिंग, तो टक्कर मारने के बाद दोनों का गोला बन जाता है, ए प्लस बी, दोनों साथ में मूव करते हैं। जैसे स्केटबोर्ड और बच्चा, ठीक है, जैसे वो एक कार्ट रखी हुई है खुली, एक बच्चा भाग भाग के आया और उसमें उड़ी मार दिया, वो सीमेंट डालने के लिए गाड़ी नहीं आती क्या, सीमेंट उतारने के लिए, कंक्रीट डालने के लिए, वैसी गाड़ी या वो। और ये वाला ये है कि दो फुटबॉल है, एक फुटबॉल रुका हुआ है, एक फुटबॉल को मूव करके मारा, तो दोनों चिपक थोड़ी जाते टक्कर के बाद में। ये वाला इलास्टिक है, ये वाला इन इलास्टिक है। तो इधर क्या हो रहा है, इलास्टिक इलास्टिक हो रहा है। एक एक गोला आ रहा है और खटकन भी सेम मास के गोले को, सेम मास, ये बहुत जरूरी, सेम मटेरियल और सेम मास के गोले को टक्कर मार रहा है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो ये न्यूटन का क्रेडल एक्सपेरिमेंट है। तुमने कभी किसी मूवी में या यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा कि ऐसे गोले लटकाए वाले रहते हैं और इधर से समझो दो गोले आते टक्कर मारने को, ये दो ढक्कन जैसी, इनको जैसे ही टक्कर मारते तो अब ये एक दो तीन शांत हो जाते और इधर वाले बाहर वाले दो निकल जाते। देखा है क्या? ऐसे टक 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 ऐसे चलते रहता है। तो होता ये है कि ए वाला जैसे ही आके बी को धड़कता है, ए वाला रुक जाता है, ए कम्स टू रेस्ट और बी आगे चले जाता है, बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, मैं तुमको लगा तो वीडियो दिखा देता हूँ। ये इसको बोलते हैं न्यूटन का क्रेडल एक्सपेरिमेंट। ये क्या चल रहा है इधर, इधर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है। चलो, हो गया क्या? क्या हम थर्ड राउंड से स्ट्रे राउंड में डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं जैसे हम शुरुआत के राउंड में करते आ रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली ये देखो, एक छोड़ा तो उधर का एक भागता है, अगर दो छोड़े तो उधर के दो भागते हैं, अगर तीन छोड़े तो फिर है इस पांच, तो बीच वाला भी भागता है, तीन भाग से। अच्छा, तुमको 12वां पोस्ट, अगर चार छोड़े
तो 4 भाग दिख तो रहा है स्लो मोशन में। अगर दोनों एक तरफ से छोड़े तो ऑनलाइन वालों को कैसे दिख रहा है? हाँ, ऑनलाइन को तो बेटर दिख रहा फोन में। बस कही है। तो ये तुम अब ये डिसाइड करते हो, ये देखो ये मेरे सर है। सर, न्यूटन क्रेडल एक्सपेरिमेंट को जो है फिजिक्स गलत होने जैसी चीज मानते थे, क्योंकि अब मैंने तुमको एक चीज लिखा ही ना, मोमेंटम कंजर्वेशन। पर इधर कुछ मोमेंटम कंजर्व होता नहीं है। बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है? कब होता है कंजर्व मोमेंटम? नहीं नहीं, कंजर्व कब करते हैं मोमेंटम को? मोमेंटम कंजर्व रहता कब है? जब क्या हो रहा हो? केवल इंटरनल फोर्सेस हो रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहने चाहिए। इधर तो है, इधर टेंशन फोर्स है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और न्यूटन सच्ची वाले क्रेडल में तो विस्कस फोर्सेस भी है, एक्सटर्नल फोर्सेस तो बहुत सारे है ना। तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे हो जाता? तो मोमेंटम कंजर्व होता ही नहीं है, वो दूसरी चीज होती है। ठीक है, लेकिन एक तुम अब छोटे बच्चे हो, तुम कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं। अब मैंने बोल तो दिया मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे ही मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था एक्सटर्नल फोर्सेस है क्या भैया, कैसे बोल रहे हो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सटर्नल तो है, फिर वह कैसे बोल रहे हो? तो तुम्हारा ध्यान रहता नहीं, तुमको हम कुछ भी ज्ञान चोट देते एकदम चल जाता है आगे। ऐसे ऐसे- बरं जाऊन दे, तुम्ही पाहून घ्या नंतर आता, ठीक आहे. आमचा मास्तर लय मोक्कर हुशार आहे पण. 6वी 6वा प्रश्न. टू आयडेंटिकल balls marked 2 and 3 in contact with each other and at rest on a horizontal frictionless table are hit on head on by identical ball marked 1 moving initial velocity v इलास्टिक। अच्छा देखो, ये न्यूटन क्रेडल है ना वापस, वही चीज हो रहा है ना, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक दिया ना उन्होंने क्वेश्चन में, इलास्टिक कोलिजन है। और आइडेंटिकल बॉल्स है ना सारे, ठीक है ना। और अनदर आइडेंटिकल बॉल, जो सब के सब बॉल कैसे है आपस में आइडेंटिकल है, सब भाई भाई है आपस में। तो अगर एक बॉल उधर से आके ठोक रहा तो होगा क्या? बताओ ना क्या होगा? तीसरा वाला निकल जाएगा, भुर, और दूसरा वाला इधर ही रहेगा, पहला वाला भी रुक जाएगा। 1 and 2 स्टे टुगेदर एंड थर्ड वाला मूव्स। कौन सा ऑप्शन है? बॉल 1 कम्स टू रेस्ट एंड बॉल 2 3 मूव्स। नहीं नहीं नहीं, 2 3 का एक मूव। बॉल 1 2 कम टू रेस्ट एंड बॉल 3 मूव्स, यस। समझ गया क्या? ठीक है, उधर क्वेश्चन पेपर पे ही तुमको लिखना है तो लिख के रखो भैया। अब ये वाला किधर था? ये 8वीं स्टेट बोर्ड में है, तुमने घालते ही एमटीएससी के टाइम पे रट्टा मारे वाला है। याद है कि तुमको व्हाइट न्यूट्रॉन डार्क स्टार वगैरह वगैरह 8वीं में है ये। और मैंने कल शाम में तुमको डाल दिया था 218 पान का पीडीएफ, तुमने पढ़ इसलिए होगा रात भर में। 218 पेज का डाला था। अच्छा, पेपर के बाद डाला था फिर, माय बैड। देखो अभी अगला हाई डेंसिटी है और ब्लैक होल है, लेस डेंसिटी किसकी रहती? लेस डेंसिटी तो है अपना 5 सन। अपने सन की कुछ डेंसिटी नहीं, क्या आंसर दिया वाला है इसका? सनीज दिया वाला है ना आंसर। सी दिया है रेड जायंट, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी। रेड जायंट जो है, एक ऐसा स्टार रहता है रेड जायंट जिसका मास अपने सन के जितना है, लेकिन जो बहुत भोगे वाला है, बहुत वॉल्यूम है। दिखा रख मेरे पे बहुत है, मेरे पे बहुत है, मेरे से पंगा लेंगे तू, मेरे से पंगा लेंगे क्या? ठीक है, जैसे मान लो वो स्पॉन्ज का बने वाला है, स्पॉन्ज का। और ये अपने रूम जितना बड़ा है, स्पॉन्ज का बने वाला है। और फिर अपना सन क्या है, उतना ही मास, मतलब वो सारा स्पॉन्ज, लेकिन दबा दो, अपना सन छोटे साइज का है, दबा दिया तो, और दबा दबा के एक प्लास्टिक की फॉइल और बांध दो उसको पीछे, तो ये हमारा सन। और फिर इसको तुम बहुत बांधो बहुत बांधो बहुत बांधो, तो फिर बनता है अगर सन जब मर जाएगा तो सन ऑटोमेटिकली और छोटा बंधना चालू होता है और बनता है, दो दो पर रहे बचते, छोटा सा सन जैसा स्टार रहा, तो उसकी वजह से बनता है व्हाइट न्यूट्रॉन। और बहुत बड़ा सा तारा था और मास भी बहुत था, उसका बहुत मास था प्रचंड, वो कंप्रेस होके बनता है ब्लैक होल। तो न्यूट्रॉन स्टार रहता क्या है, न्यूट्रॉन स्टार खरे में? न्यूट्रॉन स्टार रहता है, मान लो कि सूरज का हमारे मास कितना है, बड़ा है, समझ रहे हैं? सूरज का मास कितना ज्यादा है, उतने पूरे सूरज के मास को हमारे ट्यूशन के रूम में ला लो। सूरज कितना बड़ा है, समझ रहे हैं? हम धरती पे बैठे हैं, हमारी धरती सूरज के सामने एकदम टिल्लू सी है, और वो सूरज के मास को तुम इस ट्यूशन के रूम में ला लो कंप्रेस करके। लाया?
और अब इसको भगाओ, फुल स्पीड पे, इतना फास्ट भगाओ कि हर 1 सेकंड में ये रोटेशन कंप्लीट करे। रोटेशन, सूरज जो है 1 सेकंड में भगता है सूरज, पृथ्वी भगती क्या 1 सेकंड में? पृथ्वी को भी रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। और पृथ्वी का मास तो कुछ ही नहीं है जिनके मास की बात हम कर रहे हैं ऐसे लोगों के सामने। तो सुपर हाई मास कंप्रेस्ड इन वेरी छोटा वॉल्यूम, और रोटेशन की स्पीड सुपर फास्ट, वो रहते न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, ले मोकर रहते हो, बहुत मोकर। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार के रास्ते में जो आता है उसको वो खत्म कर देता है। और दूसरा रहता है व्हाइट डॉर्फ। तो ये सारा का सारा अपने को 8वीं स्टेट बोर्ड में मास के कंपैरिजन दे करके रखे, वहां से पढ़ने का। इसका आंसर रेड जाइंट है। रेड जाइंट सबसे हल्का है इन सब में। सन है। सन के बाद में ये दोनों कंपेरेबल है, व्हाइट डॉर्फ और न्यूट्रॉन स्टार, ये दोनों का मास, मास और डेंसिटी एक जैसी ही है। इनसे ज्यादा ब्लैक होल। आगे चलते अपन। 8वां, व्हाट इज द करेक्ट रीजन फॉर वॉइस ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट? है ना, पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की आवाज अलग सी प्रतीत होती है। इसके पीछे क्या कारण है? नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड नहीं, भगवान ने हमको वोकल कॉर्ड की संख्या उतनी दी, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड हो, ये है आंसर। ठीक है, किसका ज्यादा लंबा होता है वोकल कॉर्ड? किसका? पक्का? पता है क्या तुमको ये? पढ़ा है क्या तुमने? यस। लव स्टेट बोर्ड में दिया है क्या ये? किधर देखा है तुमने पहले? नो वन। 8वीं स्टेट बोर्ड में। द इमेज शोज पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू कॉन्केव मिरर। ये इंसिडेंट रे, देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल आ रही है। अब मैंने तुमको बोला था करने के लिए रे डायग्राम, तो जो पैरेलल आती है वो फोकस से पास कर जाती है, बरोबर। और जो फोकस से पास कर रही है दूसरी रेड कलर वाली जो है, जो फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल जाती। वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रेज मीट फॉर इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस? कहाँ पर मिलेंगे ये दोनों के दोनों यहाँ मिल रहे हैं, है ना, ये इस ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं तो भी बीच में मिल रहे हैं, बिटवीन सी एंड है। समझ रहे हैं? लिखना है लिख लो। गलत दिया? नहीं भैया, सीधी नहीं। इसके चेकिंग करते तुम लोग, तारा के दिख के भगवान तुम्हें। द इमेज शोज अ सर्किट डायग्राम। ओए भूंगारे, ओए देखो ये है हमारा सोर्स वोल्टेज। देखिए ये हम लोग दे रहे हैं, ये हमने सेल लगा के रखा है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन मोटिवेट होते हैं और भागना चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉन भागते भागते पहली रुकावट पार करते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन के पास में दो रास्ते आए सामने, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये। ठीक है, और तुमको पता है क्या, एक आइडियल वोल्टमीटर, अगर तुमने लेक्चर पूरा करा होगा, एक आइडियल वोल्टमीटर जो रहता है, ठीक है, ये वाला, इसको आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं इसको। तो इसका रेजिस्टेंस कितना रहता है पता है क्या? वोल्टमीटर और एमीटर दो जन रहते हैं ना, वोल्टमीटर क्यों यूज होता है? आज बुक का मारूंगा, रेजिस्टेंस गिनने के लिए बोल रहा हूँ, तो वोल्टेज गिनने के काम आता है। हाँ, और एमीटर क्यों काम आता है? करंट ढूंढने के काम आता है। एमीटर है ना, उसको सर्किट के साथ सीरीज में लगाते, इसलिए लगाते कि सर्किट के अंदर जो रुकावटें हैं उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो सारे के सारे एमीटर से पास हो, एमीटर से एक भी इलेक्ट्रॉन छूट ना जाए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गुजरे, ताकि एमीटर हमको बता सके कि भाई साहब इतने इतने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, मतलब इतना इतना करंट आपके सर्किट में है, क्योंकि एमीटर का काम है करंट गिनना। एमीटर सारे इलेक्ट्रॉन्स को खुद में से गुजारना चाहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डराएगा धमकाएगा कि प्यार से बुलाएगा, प्यार से बुलाएगा वो। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डराना है धमकाना बिल्कुल नहीं करता है। तो एक एम मीटर जो होता है ना, एम मीटर,
उसका रेजिस्टेंस होता है 0, क्योंकि उसको डराना धमकाना नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, उसको बोलना इधर लॉलीपॉप देता है। और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर को इतना धाक रखने का है, वोल्ट मीटर को वोल्टेज गिनने का है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट मीटर लाड़ का नहीं है, वो लाड़ नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स का। वोल्ट मीटर इतना धाक में रखता कि एक आइडियल वोल्ट मीटर, सच्ची वाला वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है ना। आइडियल का तो इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी रहता है एकदम। मतलब जब इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे ना, इस डार्क ब्लू पॉइंट पे, यहाँ आके अब सोच रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन कि भाई अब कहाँ जाए, उधर जाए, इधर जाए, कि बढ़ जाए दोनों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स के सामने दो रास्ते थे, इधर जाए, इधर तो दिख रहा है थोड़ा सा अड़चन है, इधर दिख रहा है इधर तो मौत है। तो मौत वाले रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। मौत वाले रास्ते पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। दिस इज हाउ वोल्टमीटर वर्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ वोल्टमीटर वर्क्स। लेकिन इधर अपने पास में कुछ अलग भानगढ़ दे करके रखे वाला है। इधर अपने पास में एक सोर्स इन वोल्ट दिए वाला है, एक वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं। और एक हमारे पास में यहाँ पे वी आउट दे करके रखा है। ये वी आउट का मतलब क्या रहता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ पकड़ के वापस पकड़ के रख लेता है अपने पास में। वी आउट जो है, वोल्टेज आउट जो है, ठीक है, ये जो मोटिवेशन था ना, जैसे यहाँ पर एक मास्टर था, ये समझो संकल्प भैया, ये बोल रहे कर लो हम बाबा, फायदा होगा, कर लो हम बाबा। और तुम नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन रुकावटों को पार कर रहे हो, ट्यूशन के पेपर, माँ बाप की गालियाँ। ठीक है, और बीच में तुम्हारे स्कूल का मास्टर नहीं तो एक आधा दोस्त बोल रहा है क्या कर रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं आता। ये वाला भी आउट है। ठीक है, ये जो है मोटिवेशन खा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस खा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को स्लो कर रहा है, ये करंट को खा रहा है। करंट को खा रहा है तो कैसे खाएंगा? करंट को गिटेंगा ना, कि करंट को जाने देंगे दूसरे तरफ से, गिट लेंगे ना, खुद के अंदर ले लेंगे ना। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बुलाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बुलाएंगा क्या? बुलाना पड़ेगा ना उसको, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, तभी तो पकड़ के रख लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। समझ रहा है क्या? वी आउट एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर तक, एंट्री पॉइंट तक रेजिस्टेंस एकदम बेर मिनिमम, कुछ नहीं रहता। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर घुसे, धर के रख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनों को, सबको अपने पास ही धर के रख लेता। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? ठीक है, और जो बचे कुछ फिर थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन इधर से गए थे वो चले गए यहाँ से। तो ये इधर जो वोल्टमीटर हमने लगा के रखा है, ये गिन क्या रहा? ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस, ना ना, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी नहीं गिन रहा। वोल्टेज इन द, ना, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। रेजिस्टेंस तो गिन नहीं रहा, डी वाला कट। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, R2 के अक्रॉस का वोल्टेज। नहीं, वो भी नहीं गिन रहा हूँ। वो तो देखो, कोई भी वोल्ट मीटर अच्छे से काम तब कर पाता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन भग के आ रहे हैं, फिर इस रजिस्टर में जाने वाले हैं, और ये पैरेलल में लगा रहता है ना। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, और ये सब बैठा रहता है ना यहाँ पे वोल्ट मीटर। तब है ना, ये नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन यहाँ आके उसको पूछते हैं, अंकल हम इधर आए क्या? वोल्ट मीटर बोलता है इधर आए ना, पेट में खंजर घोप दूंगा, आने का नहीं इधर, मेरा काम बिगाड़ दोगे तुम लोग। है ना, मेरे को गिनना है, मैं बस बैठे बैठे देख रहा हूँ कि कितने मोटिवेशन से तुम लोग भाग रहे हो। मैं तुमको भगा नहीं रहा, मैं तुमको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस देख रहा बैठ के कि जिसने तुमको मोटिवेट किया है, वो तुमको कितने जोर, उसके मोटिवेशन की वजह से तुम कितने रफ्तार भाग रहे हैं ये रुकावट में से, मैं इतना देख रहा। कौन सा इलेक्ट्रॉन अच्छे से पार कर रहा है इस हर्डल को, कौन से नाटक कर रहा, मैं खाली इतना देख रहा। तो वोल्ट मीटर खुद के पास में इलेक्ट्रॉन आने देता है क्या? ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन, नहीं आने देता वो। समझ रहा है कि तुमको? वो एक भी बच्चे से बात नहीं करता, वो फ्रंटमैन है। वो ऑफिस में बैठ के स्क्विड गेम देखता है, वो गेस्ट है, वो स्क्विड गेम वाले, वो खाली देखते हैं स्क्विड गेम।
ठीक है, और वो सट्टे लगाते रहते, ये इलेक्ट्रॉन हर्डल पार करेंगे, ये देख ये सबसे पहले रेजिस्टेंस को पार करके जाएंगे, वो अंदर बैठे बैठे देखते रहते। ठीक है, बात समझ आ रही तुमको? वो खुद के पास आने नहीं देते, लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में इधर आए ना इलेक्ट्रॉन, इधर घुसे है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अपना वोल्टेज है, वोल्टेज ये वी आउट में से इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं उसको मेजर कर रहा है, ना कि रजिस्टर में से कितने जा रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस रजिस्टर नहीं मेजर कर रहा वो, वी आउट में से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो मेजर कर रहा है वो। तो अपने पास में ये और ये है, करंट इन द सर्किट और वोल्टेज इन द सर्किट। करंट क्या रहता है, इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। सारी जो भी रुकावटें हैं, दो दो रुकावटें हैं, और ये वाला वी कौन सा रहेगा, ये वाला वी जो हमने दिया था, कौन सा वाला दिया था, इन इन वाला दिया था। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना इस क्वेश्चन में हमारे पास में, R1 और R2 है अलग अलग हमारे पास में, ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं हम लोग। तुमको पता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है हमारे पास में R1 और R2, एक वोल्टेज हमारे पास V दे करके रखा है, V वोल्टेज दे करके रखा है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है दोनों में, है ना, अलग अलग। तो हमने जो हमारा वोल्ट मीटर लगाया, हमने ये जो हमारा वोल्ट मीटर लगाया कहाँ पे, ये वाला रेड वाला, हमने ये वोल्ट मीटर दोनों पे लगाया क्या, R1 और R2 पे मिलके, हमने केवल R2 पे लगाया। ठीक है, ये वोल्ट जो वोल्टेज दिया था ना, हमने जो मोटिवेशन दिया था इलेक्ट्रॉनों को भागने के लिए कि भागो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 टुकड़ा और V2 टुकड़ा हो गया। तो गिन हम तो V2 गिन पाते थे अगर हमारा ये वोल्टमीटर डायरेक्ट यहाँ लगा रहता था, तो वहां भी नहीं लगा हुआ है, तो हम अक्रॉस द रजिस्टर R2 भी नहीं गिन सकते, और टोटल वाला वोल्टेज तो गिन ही नहीं सकते हम लोग उससे। टोटल वाला वोल्टेज तो हम तब गिन सकते थे जब वो R1 और R2 दोनों के अक्रॉस लगा होता था, बी वाला इसलिए नहीं होगा, उसकी वजह से ये बचता है। लेकिन ये सही है कि नहीं? सर इधर वोल्ट मीटर वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस ये करता ना मेजर, करंट नहीं करता ना। इधर इधर से ना हम वोल्टेज निकाल दे रहे हैं, इधर से वोल्टेज निकाल दे रहे हैं हम, वी आउट। ड्रॉप ला ले रहे हैं हम लोग, हमने यहाँ पे अगर 5 वोल्ट का दिया था मोटिवेशन, या समझो 2 वोल्ट हम निकाल ले रहे हैं। इधर लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे। ये होल्ड पे रखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें शायद ए भी नहीं आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 होल्ड पे रखो, देखते हैं अपन उसको वापस। क्या ही लिखना है अभी, वोल्ट मीटर एम मीटर लिखा हुआ है ना, वोल्ट मीटर सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज गिनता है, रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट रहता है। एम मीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस उसका 0 होता है। अगला वाला, हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये होमी बाबा वालों को बहुत प्रिय क्वेश्चन है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आता है या 10वीं में भी कोई एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो ये वाले यूनिट्स वाले क्वेश्चन बहुत प्रिय होते हैं उनको। ठीक है, अब देखो, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी पावर है कि एनर्जी है, जो बिजली हम लोग कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी हम हमारे घर पे यूज करते हैं, ये कोई पावर है कि एनर्जी है, इतना बताओ, जल्दी बताओ। एनर्जी है ये, बरोबर। और इसके ऊपर सरकार ने एक प्राइस कैप रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, जो जितना यूज करेगा उसको उतना पैसा भरना पड़ेगा, जो जितनी बिजली वापरेगा उसको उतना देना पड़ेगा। तो जो जितना वापरेगा जितना, तो कैसे मेजर मेजर करते, किससे किसके कारण हम मेजर कर पाते कौन कितना वापर रहा है, टाइम के कारण। हम टाइम देखते हैं ना, किसने कितने समय तक यूज करी बिजली, उसको उतना बिल लगाएंगे हम लोग। तो आवर्स इंक्लूड करना, एक बहुत नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ घंटे इंक्लूड करना बहुत जरूरी हो जाता है, कमर्शियली हम कितनी बिजली यूज कर रहे हैं रोज उसके लिए।
अब एनर्जी के तो यूनिट कई है, एनर्जी का एक यूनिट तो जूल है, एनर्जी का एक यूनिट अर्ग है, एनर्जी का एक यूनिट कैलोरी है। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर का खुद का यूनिट क्या होता है, वॉट। एनर्जी का कुछ रहता नहीं है, टाइम का यूनिट मान लो कि सेकंड। तो एनर्जी का यूनिट ऐसे हो सकता है ना, वॉट इनटू सेकंड, बरोबर। और इसका थोड़ा सा अप्रोप्रिएशन करके कि असल जिंदगी में कि हम लोग वॉट में पावर यूज करते हैं, नहीं, हम लोग तो किलो वॉट में यूज करते हैं। किलो वॉट में हमारी जो इस्त्री रहती है वो 2 किलो वॉट की, हीटर जो है पानी का हीटर वो 5 किलो वॉट का है, ये जो बल्ब है 50 वॉट के हैं, ठीक है, 50-50 वॉट के, 25-25 वॉट के हैं। पंखा क्या है, पंखा 30 वॉट का है। तो हम वॉट और किलोवाट में खेलते हैं, ठीक है, ज्यादा करके किलोवाट, तो थोड़ा अप्रोप्रिएशन करते टाइम वॉट का किलोवाट कर देते, और सेकंड का हम लोग आवर्स कर देते, आवर्स। ठीक है, एनर्जी का यूनिट होता क्या है बच्चों, नॉर्मली आइडियली एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, जूल। तो मैं एनर्जी की जगह जूल लिख देता हूँ। तो एक्चुअली यही चल रहा है ना, मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये सच्ची बात है ना, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो अब मेरे को एनर्जी का ये वाला यूनिट यूज करना है, स्टार वाला, ये एनर्जी का है, हाँ एनर्जी का। पर भाई वॉट तो पावर का रहता है, उधर सिर्फ वॉट थोड़ी, किलो वॉट इज थोड़ी, उधर आवर्स भी तो है। वॉट इंटू टाइम है, पावर इंटू टाइम है। अगर पावर रहता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी रहती है पावर इंटू टाइम। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। तो एनर्जी का, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारे घर पे तुम लोग पूछते हो ना कितने यूनिट हो गए, 200 यूनिट, 1 यूनिट 10 रुपए का है, तो 200 यूनिट बिजली का बिल कितना आएगा, 7 रुपए का है 1 यूनिट। समझो 200 यूनिट हो गए महीने के तुम्हारे घर पे बिजली के, 200 यूनिट, तो 1400 रुपए आ गया बिल। समझ आ रहा है ना, यूनिट गिनते हैं ना अपन, यूनिट कितने यूनिट हो गए। तो वो यूनिट है ना, यूनिट उसका लिटरली मतलब रहता है कि कितने किलोवाट आवर हो गए। तो घर पे गाँवटी लोग हैं सब लोग, ग्रामीण लोग कैसे बोलेंगे, अर्बन लोग, ग्रामीण लोग, नॉर्मल फोल्क टेल है ना, नॉर्मल फोल्क कैसे बोलेंगे किलोवाट आवर, तो उसको नाम देते यूनिट, बिजली के कितने यूनिट। उसमें हमको देखना है कि यूनिट मतलब ये है तो शेवटी इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है तो एनर्जी ना। टेम्परेचर कितना भी कोई केल्विन में आके बोले, पर डिग्री सेल्सियस में कर ही सकते हैं ना, फॅरनहाइट में कर ही सकते हैं ना कन्वर्ट। तो कोई आके बोले की बिजली के 200 युनिट आले, लईच युनिट झाले यावेळेस, है ना, फुल पंखे बिंखे चालू होते घरी, उन्हाळ्यात सुट्ट्या होत्या, सगळे मामाचे पोरं आत्याचे पोरं सगळे घरी आलेले होते, निस धिंगाणा चालू होता, पोरांचं दिवस दिवसभर, लय बिल झाला यावर्षी, है ना, या महिन्यात। तो ये अपन यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट, ये बिजली का है, एनर्जी का यूनिट है। तो ये, और ये है क्या, 1 किलोवाट आवर। तो हमको 1 किलोवाट आवर जो कि एनर्जी का यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में, जो कि एनर्जी का यूनिट है। जैसे केल्विन और डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर टेम्परेचर के, मैं तुमको अगर ऐसे बोलूँ 5 लीटर दूध को सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ, 5 लीटर दूध मतलब कितने सेकंड दूध, तो हो नहीं सकता ना। एक वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, और एक टाइम का यूनिट है सेकंड। लेकिन जब दो यूनिट एनर्जी एनर्जी के ही है, वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपस में इधर उधर जा सकते हैं। तो हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग जूल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 1 किलोवाट म्हणजे कितने वैट, देखो ना, 1 किलोवाट इंटू आवर है, नहीं है, 1 किलोवाट को मैं ऐसे लिखू 1000 वैट। और 1 घंटा म्हणजे कितने सेकंड, आवर म्हणजे कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो मेरे पास 3600 और 1000 आ गया। तो ये मैं 3600, और उसमें और पीछे 3 जीरो छेपू, और पीछे मेरे पास वॉट इंटू सेकंड आ गया, वॉट इंटू सेकंड। थोड़ी देर पहले देखो, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड, तो सेकंड को ऊपर फेंको, वॉट इंटू सेकंड क्या हो जाता है, जूल। बस अजी बस, वॉट इंटू सेकंड क्या हो जाता है, जूल। और मेरे पास इधर सामने क्या बचा, 36 लाख है क्या, 36 लाख, समझ रहा क्या, 36 लाख जूल आया, 36 लाख जूल। 36 लाख जूल मतलब 1 यूनिट बिजली, यानी कि 1 किलोवाट आवर। मेरा भाषण समझ आ रहा है कि तुम सब बच्चों को, कि लगी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है कि तुमको? ठीक है, मैंने इधर वो परमानेंट वाले से लिख दिया ये सारा। ये रहने दूं क्या इस पे, तो घिचड़ मिचड़ हो रहा है। 1 मिनट रुको। ये बहुत ही लाड़ की बहन योजना रहता है ये क्वेश्चन, ये 10वीं वालों के लिए और 9वीं, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सार्थक, वो बस बाजू के रूम का दरवाजा लगा देना, उनका 6th वालों का चालू है ना, दरवाजा लगा दे। मैं तुमको कुछ नोट्स लिखवा के दे रहा हूँ। या सार्थक भी बस। हम्म, बस लिख सके। देखो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, थॉट प्रोसेस एक बार डबल समझा रहा हूँ कि बिजली जो है एनर्जी है, ठीक है। और हम अभी जो है हमको क्वेश्चन में दिया है वैट, वॉट, ये पावर है। तो उतना देखते ही दिमाग में एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि भाई पावर जो है, पावर ये तो एनर्जी अपॉन टाइम है। पावर क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम है। अब एक लैंप है, एक बल्ब है 100 वॉट का, बहुत भारी वाला था शायद, वो रोज 4 घंटे यूज हो रहा था, 4 आवर्स डेली। फेब्रुवरी 2016 में, 2016 लीप ईयर है कि नहीं? कितने दिन थे उसमें? 29। 29 दिन तक ये लैंप रोज यूज हो रहा था, 4 घंटे रोज। एक दिन में 4 घंटे, तो 29 दिनों में 116 घंटे पूरे मिलके 116 आवर्स तक ये यूज हो रहा था। बरोबर, 116 आवर्स यूज हो रहा था ये। समझा क्या सब बच्चों को इतना? ठीक है। और 100 वॉट था, 100 वॉट क्या रेटिंग। हमको पूछ रहा है बिजली के कितने यूनिट हो गए, बिजली के कितने यूनिट हो गए। सब जन ध्यान से सुनो। ये जो ब्लू कलर का फॉर्मूला मैंने लिखा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, इसमें वैल्यू रखने चाह रहा हूँ मैं। पावर की जगह क्या रख रहा हूँ? 100 वॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब सिर्फ एनर्जी, अपॉन टाइम कितना रखूँ? 116 घंटे। 116 घंटे लिखो यहाँ पे। मैंने, मेरे को एनर्जी के यूनिट निकालने हैं ना, यूनिट। मैंने 116 घंटे को ऊपर फेंक दिया 100 वॉट के पास में, तो वो 100 वॉट से जाके मल्टीप्लाई हो गया। कौन जाके 100 वॉट से मल्टीप्लाई हुआ? कौन मल्टीप्लाई हुआ? 116 आवर्स, ये मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और मेरे को इससे तो मेरी एनर्जी आएगी, एनर्जी। लेकिन ध्यान से समझो, मेरे को क्वेश्चन एनर्जी नहीं बोल रहा, मेरे को बोल रहा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी। मेरे को एनर्जी के यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो बिजली के यूनिट कितने हुए, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वॉट, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बहुत जरूरी होता है, वो डिस्ट्रैक्शन है, उसको टेस्टिंग के लिए लाए वाला है। लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट होते कि नहीं ये देखने के लिए। तुम ध्यान दो, तुम मैट्रिक्स में मत फंसो। इधर देख। तो जो वॉट है, वॉट, उसको किलो वॉट में करना जरूरी है, और टाइम को आवर्स में रखना जरूरी है। एक चीज में तो अपन जीत गए कि अपने टाइम पहला अपना आवर्स में है, पर अपने को वैट का किलो वैट करना है। मेरे पास अगर 100 ग्राम शेंगदाणे हैं, बस मेरे को बताओ मेरे पास कितने किलोग्राम शेंगदाणे हैं? 100 ग्राम म्हणजे कितने किलोग्राम? अपॉन 1000 करोगे ना, 0.1। तो मेरे पास 100 वैट एनर्जी है, तो किलो वैट में कितनी? 0.1 किलो वैट। और ये मल्टीप्लाई होगा ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो आंसर आना वो आएगा। लेकिन यूनिट देखो ना, किलोवाट और आवर्स। समझ रहा है क्या? यूनिट क्या आएगा? किलोवाट आवर्स। अब मल्टीप्लाई करो 0.1 और 116, 11.6 किलोवाट आवर्स। और भैया किलोवाट आवर्स को इस तो हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहा है क्या? यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 11.6। ये भाषण समझ में आ रहा है क्या तुमको? चेक करो, ये है। लिखना है तो लिखो, और अभी प्लीज ध्यान रखना इस चीज को, भूल मत जाना। मैं तो तुमको क्वेश्चन पेपर पे ही इधर ही सारा करवा के दे रहा हूँ, ताकि ये पीडीएफ बाद में मैं भेज दूंगा तुमको, वापस रेफर करना रहा तुमको ग्रुप पे।
चलते आगे। बिजली के यूनिट पूछा, तो पावर को वैट नहीं किलोवाट में कन्वर्ट करना, टाइम को सेकेंड मिनट्स डेज मंथ्स में नहीं आवर्स में कन्वर्ट करना, और उसका मल्टीप्लिकेशन करवा के लाना किलोवाट का और आवर्स का। तो जब यूनिट किलोवाट आवर रहेगा तो सामने का जो आंकड़ा रहेगा वही बिजली के यूनिट रहेंगे। ठीक है, वैट और आवर नहीं रहना चाहिए, किलोवाट और आवर रहना चाहिए। सबका हो गया। मेरे को इस पे ही थोड़ा सिखाना है, और इधर पढ़ा दे रहा हूँ मैं। हाँ, वैट किसका यूनिट है? वैट किसका यूनिट है? वैट, तुमने आंसर बताया पावर, पहला। दूसरा, किलोवाट किसका यूनिट है? हॉर्स पावर किसका यूनिट है? अर्ग किसका यूनिट है? जूल किसका यूनिट है? वर्क या एनर्जी? कैलोरी किसका यूनिट है? जूल इंटू सेकेंड किसका यूनिट है? इस बुक का मारूंगा। पावर क्या रहता? फॉर्मूला क्या है पावर का? पावर क्या रहता? एनर्जी अपॉन टाइम। मैंने जो तुमको अभी दिया जूल सेकेंड, वो क्या है? वो एनर्जी अपॉन टाइम है? नहीं, वो एनर्जी इनटू टाइम है। एनर्जी जूल इनटू टाइम, ये किसका यूनिट? नहीं, ऐसे पूछा था मैंने, हाटकुन से पूछा था। एनर्जी का यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई हो कुछ नहीं मिलता, लेकिन पावर का कोई यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलता है? एनर्जी। अब पावर के हमारे पास कितने यूनिट है? तीन है। ऐसे टाइम के सेकेंड्स मिनट्स आवर्स भलते कुछ भी है, तो पावर इंटू टाइम हो गया तो एनर्जी। अब तुमको अगर दे दिया हॉर्स पावर सेकेंड, ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, और एनर्जी का मोस्ट ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी का? जूल है। तो एक हॉर्स पावर सेकेंड मैंने लिखा, सब जन ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में मैंने लिखा, समझो, किलोवाट आवर। ये पावर का लिया किलोवाट, और आवर किसका लिया? टाइम का लिया। पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट हमेशा किसका यूनिट देता है? एनर्जी का यूनिट देता है। तो अच्छा, ये सारे के सारे अगर एनर्जी के यूनिट्स हैं, और एनर्जी का बाप यूनिट, एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, तो ये सब के सब जूल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और दुनिया का कोई तुमको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लाके दे, पर टेम्परेचर का बाप यूनिट कौन है? माई बाप यूनिट कौन है? ऐसा यूनिट कौन है? केल्विन। तो हम फ़ारेनहाइट वाले को पहले डिग्री सेल्सियस करेंगे, डिग्री सेल्सियस वाले को फिर केल्विन करेंगे, कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं ना एक से दूसरे में। तो हॉर्स पावर इंटू सेकेंड अगर हमें दिया है, जो कि एनर्जी का यूनिट है, हमको इसमें इसको जूल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। मतलब कि ये ढूंढते आना चाहिए कि एक हॉर्स पावर सेकेंड बोले तो कितने जूल, कितने जूल। तो और एक चीज हमें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ये 8 नंबर वाला पॉइंट और एक 9 नंबर वाला पॉइंट। 9 नंबर वाला पॉइंट तो फॉर्मूला ही है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, लेकिन यूनिट्स में पावर का फॉर्मूला है वैट, एनर्जी का फॉर्मूला है जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड ये वॉट होता है। अब देखो, हमको नीचे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एक लूंगा मैं, और एक लगा तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख के दूंगा, सब जन ध्यान देना। ठीक है, दो चीजें कर रहे हैं हम लोग।
सब जन ध्यान देना। तो हमारे पास में 1 हॉर्स पावर इंटू सेकेंड है, ये इधर नीचे हॉर्स पावर इंटू सेकेंड है। अब मेरे को उसको कन्वर्ट करने का है जूल में, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ही रिलेशन है, मैंने ध्यान दिया कि भाई मेरे को जूल निकालना है, स्टार जूल निकालना है। मेरे को तो जूल के बारे में इतना ही मालूम है कि वॉट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई होता है तो जूल बनता है। अब सेकेंड तो है हाश, लेकिन कौन नहीं है, वॉट। तो मैं सोचूंगा कि 1 हॉर्स पावर म्हणजे कितने वॉट, याद है तुमको, 746 वॉट। 746 वॉट इंटू सेकेंड, और भाई वॉट इंटू सेकेंड क्या है, जूल, उसको मैं लिख दिया जूल। तो मेरे पास बचा 746 जूल। मतलब कि 1 हॉर्स पावर सेकेंड कितने जूल के बराबर रहता है, 746 जूल के बराबर रहता है। भाषण समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, नक्की वाला। ऐसे ही तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दो तो तुमको खुद को ही आ जाएगा समझ में। ऐसे ही तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर बोले तो कितने जूल, हाउ मेनी जूल। तो भाई मेरे को जूल चाहिए ना, जूल। और जूल पे से एक ही बात ध्यान आती है, स्टार। जूल पे से बात इतनी सी ध्यान आती है कि भाई जूल अगर चाहिए ना, जूल, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वॉट इंटू सेकेंड में लाना पड़ेगा सारा। हमारे पास वॉट दिया है क्या, नहीं, फिर क्या दिया है, फिर किलो वॉट दिया है। फिर किलो वॉट म्हणजे कितने वॉट, 1000 वॉट। और टाइम सेकंड में दिया है क्या, नहीं, आवर में दिया है, उसको सेकंड में लाओ, म्हणजे 1 घंटा आवर, उसमें सेकंड कितने, 3600 सेकंड। भाषण समझ आ रहा क्या, 1000 इंटू 3600 वो तो हो जाएंगे इधर 36 लाख। लेकिन पीछे क्या बना, वॉट इंटू सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड रहता क्या है, जूल। मैंने इसको लिख लिया 36 लाख जूल। समझ आ रहा क्या, या इसको साइंस की भाषा में स्कूल में लिखते हैं ना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। समझ रहा है। और लकीली अब देखो बेटा, एक बात समझो, हाईलाइटर है क्या अपने पास, हाँ। अब देखो, ऐसे तो हॉर्स पावर इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू आवर, ऐसे तो कितने भी यूनिट में एनर्जी के बना सकता हूँ। क्योंकि एनर्जी के लिए मेरे को खाली पावर का कोई भी यूनिट और टाइम का कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई करना है। हॉर्स पावर सेकेंड, हॉर्स पावर हावर, हॉर्स पावर मिनट, हॉर्स पावर डे, है ना, वैट सेकेंड, वैट आवर, वैट मिनट, वैट डे, है ना, किलोवाट सेकेंड, किलोवाट आवर, किलोवाट डे, किलोवाट मिनट, कितने भी बना सकता है। लेकिन भैया एक एक जन भारी है, सर्वात भारी, वो है किलोवाट आवर। क्यों, क्योंकि हम इंसानों ने एक दिन मिलके ठहराया कि ये बहुत भारी, हमने बोला तू लई भारी, और हमने इसको बोल दिया कि तू 1 यूनिट बिजली के बरोबर रहेगा आज से। तू किसके बरोबर रहेगा, 1 यूनिट के बरोबर रहेगा। हमने किसको दिया भाव, किलोवाट आवर को हमने भाव दिया। तो किलोवाट आवर का ये वैल्यू हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। किलोवाट आवर का वैल्यू ध्यान रखना, कितना वैल्यू है उसका, किलोवाट आवर का 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जूल में उसका वैल्यू ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 1 यूनिट बिजली है। और हमको क्वेश्चन आते हैं ये होमी बाबा में और फलाने ढिकाने एग्जाम्स में कि कितने यूनिट बिजली के हो गए बताओ। तब अगर हमें ये बात ध्यान रहे कि कितने यूनिट पूछ रहे, केवल यूनिट पूछ रहे, यूनिट, जैसे कि इस क्वेश्चन में वो पूछा था 11.6 वाला आंसर वाले क्वेश्चन में पूछा था, तो हमें उस समय ध्यान रहता है कि भाई बस किलोवाट में और आवर में कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, जूल वूल पूछ नहीं रहे वो, तो बस कन्वर्ट कर दो। भाषण समझ आ रहा है, ये कुछ लिखना चाहते हो क्या तुम, कुछ लिखना चाहते हो तो मैं रुका हूँ इस पे अभी। सब कुछ स्क्रीन पे जो भी कुछ मैंने पढ़ा है वो। आलस मत करो, कोई भी लिख लो। मैं भले ये लिखा वाला ग्रुप पे पीडीएफ डालूं, ऐसे कितने सारे हजारों पीडीएफ पड़े होंगे ग्रुप पे, सैकड़ों पड़े होंगे। तुम टाइम पे खोलोगे भी नहीं एग्जाम के एक दिन पहले, सिर्फ नोट्स पे रहोगे या अपने टेक्स्ट बुक में रहोगे 9th स्टेट बोर्ड में। एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले तो लिखे पढ़े दो इसको नोट्स में, 10वीं में भी मेरी मेहनत बच जाएगी।
6th के बच्चों ने आज से ट्यूशन की प्लेलिस्ट चालू कर दी है। अप्रैल महीने में, मई महीने में क्लास चालू हुए थे तब से। मैंने उनको बोला है जिधर भी मैथ्स आ जाए वो वाला क्लास स्किप कर देना, साइंस वाले रिकॉर्डिंग सारे सुनते बैठने के। मैं 9th वाले सब बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास घर पे अगर फ्री टाइम है तुम रोज 4 घंटे 5 घंटे में जो 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट नाम की प्लेलिस्ट है, 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट नाम की SRVP चैनल पे, वो प्लीज सुनते रहो। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सुनते रहो। और उसमें मैथ्स आए स्किप कर दो, प्रोबेबली आएगा ही नहीं उसमें मैथ, क्योंकि वो मॉर्निंग मैथ्स की प्लेलिस्ट में है 9th का। पर सारा का सारा सुनते रहो, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। पूरा नहीं भी हो पाए ना, इतने सारे वीडियो तुम्हारे पूरे नहीं भी हो पाए, पर 2 महीने 3 महीने के भी शुरू के हो गए ना, तो बहुत पीछे का रिवीजन, शुरू शुरू का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा सारा। विभा दीदी के भी सारे लेक्चर सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, किसी को सुनने होंगे तो। 7 लेक्चर्स है बायोलॉजी के। अभी वो जितना यूज करना है होमी बाबा तक कर लो, वो बाद में सब अनलिस्ट हो जाएगा। चलो ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 1 घंटे में 11 जो है अपने। ये वाला पहले कराया गया है क्या तुमको? इस साल के करिकुलम में 3.6 × 10⁶ पहले पढ़ाया गया है क्या ये? 10वीं का भी हुआ, 9th का हुआ होगा। 9th का करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्रैल में हुआ था। एक्चुअली तब बहुत बच्चे थे नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सारे थे नहीं। अच्छा हो तो रहा। चलो आगे चलते। 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? ये 7th स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन है ये, एज इट इज। सारे वो लाइन उठा के डाल दिए है यहाँ पे। तो कौन सच्चा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहती क्या है? तुम सबने बचपन में बार मैग्नेट के किस्से कहानियां सुनी होंगी। एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है ना, और जाके साउथ पोल में मिलती है। ऐसे फील्ड लाइन के बारे में सुना है क्या कभी? ठीक है ना? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के आजू बाजू में एक इनविजिबल सी मैग्नेटिक फील्ड होती है, माइकल फैराडे ने ढूंढी थी। तो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है ये फील्ड लाइन। और ये फील्ड लाइन ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल भी आपस में टकराते नहीं है, जरा से भी नहीं, टच करते ही नहीं एक दूसरे को, कदापि नहीं। ठीक है, ये बस होते हैं। अब मेरा फोटो में कर लेंगे, पर सच्चे में कभी भी टच नहीं करते। ठीक है, नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ पे जाते हैं। तुम देखो, शुरू में बहुत गर्दी है ना यहाँ पे, ये इन हिस्सों में बहुत गर्दी गर्दी है ना। एक तो सब लोग ऑफिस के लिए मुंबई मेट्रो सुबह सुबह भाग रहे हैं, स्टेशन पे बहुत भगदड़ है। और दोपहर में पूरी शांति रहती है मुंबई रेलवे स्टेशनों पे, दोपहर के समय। ठीक है, काफी सुबह के मॉर्निंग आवर्स के मुकाबले। और शाम के समय में वापस सारे ट्रेनों में गर्दी 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 गर्दी, स्टेशनों पे प्लेटफॉर्मों पे पूरी गर्दी 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 होनी चालू होती है, कि सबको ऑफिस छूट रहा है, सबको घर पे जल्दी आने का है। समझ आ रहा क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो? ठीक है, तो गर्दी ज्यादा कहाँ पर है? सुबह सुबह नॉर्थ पोल पे, शाम में साउथ पोल पे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया, अगर मैं एक टिश्यू पेपर लूँ, होटल में रहता है व्हाइट कलर का टिश्यू पेपर, और मान लो, या वो ZNS वाला लूँ, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, उस पे अल्फा पार्टिकल मार के ऐसे व्हाइट व्हाइट वो फ्लोरोसेंट लाइट निकलती थी। और मैं इस सेम साइज के कागज को 2 3 जगह पे रखूँ, ये कागज मैंने यहाँ पे रखा, ये कागज मैंने थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ रखा, ये कागज तो मैंने एकदम पोल्स के पास रखा, तो सबसे ज्यादा रोशनदार चमकीला चमकीला किधर हो जाएगा ये? पोल्स के पास में। बहुत गर्दी है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास हो रहे हैं। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पीछे एक ZNS का स्क्रीन रखा था ना, जिसपे अल्फा पार्टिकल जाके टकराता था और टिम टिम चमकता था, तो ठीक है ना, वो वाला।
तो ये कागज अगर मैं अलग अलग जगह पे रखूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पढ़ा था ना अपन ने रजिस्टर के टाइम पे, रो एल बाई। तो वैसे ये एक एरिया है, और एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं एक गिवन समय पर, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कागज में से पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ध्यान रहेगा क्या? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमारे पास क्या दे करके रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, सही है? नहीं, क्रॉसिंग पर यूनिट क्या था भाई? हाँ, यूनिट एरिया, बी वाला सही है। समझ गया क्या सब बच्चों को? अरे क्या कर दिया ये मैंने। नहीं, रॉन्ग। बी वाला इसका करेक्शन कर दो। ये कैसे करते हैं? इसका बी कर दो, 12th का। तो कोई तो भी एक जन लिख के रखो। अभी तक आंसर की में करेक्शन करा है मैंने, इसके पहले करा है क्या सुबह से? क्वेश्चन नंबर 1 से 11 चेक करो, कुछ करेक्शन करवाए क्या मैंने? नहीं ना, बस एक क्वेश्चन नंबर कितना तो भी स्किप किया था ना, रेजिस्टेंस वाला। 10 वाला स्किप करा है अभी तक, और 12 का बी करवाया है। सब जन ध्यान रखो, लिख के रखो। वो दीदी आएंगे अभी थोड़ी देर में चेकिंग को, मैं उनके पास में दे देने वाला हूँ सारा। 13th, for arrangement to measure the temperature of ice in a beaker with laboratory thermometer as shown, which of the following are correct measurement of temperature? चल, तुमको इतना दिख गया था एबीसी में, तुक्का मारना है। तुम में से कौन वो नमूना होगा यार? 13 का डी मारा होगा। कौन होगा वो महान एकदम? विश्ले और शवर। क्यों ऐसा टेढ़े चाड़े करते तुम? हाँ, एक थोड़ा बहुत देखने की कोशिश तो करते अपन, क्या है? अरे हाँ, ओरिजिनल प्रिंट है मैं कड़ा था पीडीएफ। ये देखो, तुम देखो इधर गान पड़े वाली, इधर भी गान पड़े वाली। चलो, तो ये इसका ए बी सी दे देंगे हम लोग। वैसे एक्यूरेट मेजरमेंट होता कब है, गलती कहाँ होती है? बीकर में नीचे टेक देना चाहिए क्या थर्मोमीटर? टेकना नहीं चाहिए नीचे। बीकर में अगर नीचे टेक गया तो कांड हो जाता है। वो बीकर के किसी भी ग्लास पार्ट को टेकना नहीं चाहिए, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, ताकि मर्क्यूरी का एक्सपेंशन लीनियर हो सके, प्रॉपरली अगेंस्ट ग्रेविटी वगैरह हो सके, तो सीधा रहना चाहिए। उसका जो किंक मार्क है, किंक मार्क नीचे बर्फ और पानी का मिक्सचर है ना, हमको किसका टेम्परेचर गिनना है? बर्फ का। उसका जो थर्मामीटर का किंक मार्क है नीचे का, वो बरोबर बर्फ को जाके चिटका होना चाहिए, पानी में नहीं डूबा होना चाहिए। पानी में डूब के बर्फ को जाके चिटका होना चाहिए। बात समझ आ रही है क्या? इधर तो सारे ऑप्शन में कुछ हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो आया। ये तो अभी अभी करा ना अपन ने। मेरे को बताओ, 1 किलोवाट आवर म्हणजे कितने जूल? है ना, 36 लाख। तो अपने को क्या पूछ रहे हैं? आधा किलोवाट आवर म्हणजे आधा हो गया तो 18 लाख। 36 लाख का आधा 18 लाख। 1.8 इंटू 10 की पावर 6। अरे क्या पेपर भाई, मौका दे। अभी नीचे देखे भी एक आधा बच्चा ए सी डी में मारा होगा तो कितने महान बच्चे रहते हो। हैंड रेस करो, कौन है ऐसे महान जिन्होंने ए सी या डी में मारा है इसका? मौका। कोई है जिसने ए सी डी मारा है? हैंड रेस करो, 9th वालों। अरे करना, एक ही जगह। बॉयज में कोई नहीं क्या? दो है महंगे। लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू। देखो, जोर से चिल्लाते हो ना एक आधा चीज, अरे आई करे,
ऐसे जोर से चिल्लाते हो ना तो आवाज दूर तक जाता है, क्योंकि तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है एकदम से। साउंड का एम्पलीट्यूड याद है क्या? एक वेव अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे जाती है। देखो, हमारे आइडियल फिजिक्स में वेव ऐसी चलती है, आइडियल फिजिक्स में। रियल फिजिक्स में, रियल वर्ल्ड में साउंड वेव, अगर हम उसको ऐसे दर्शाते, ट्रांसवर्स वेव वो है नहीं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन मान लो कि अगर हम उसको दर्शाते ही, तो आइडियल वर्ल्ड में साउंड वेव ऐसी चलती है। ये क्या हो जाता है उसके साथ में? उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी नहीं भाई, मांगे एम्पलीट्यूड उसका, पहले पहाड़ की हाइट इतनी थी, फिर पहाड़ की हाइट कम हुई, और फिर पहाड़ की हाइट कम हुई, और फिर पहाड़ की हाइट खत्म हो गई। तो इधर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। रियल, ये आइडियल वाले फिजिक्स में होता नहीं है ये, सच्ची वाले में होता है। तो जब हम जोर से चिल्लाते हैं, तो हम शुरू का ही एम्पलीट्यूड इतना बढ़ा देते हैं उस वेव का, और वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उन चीजों के, डैम्पिंग तो होने ही वाली है, नो डाउट डैम्पिंग तो होने ही वाली है, लेकिन ये वेव थोड़ा आगे जाके खत्म होगी। समझ रहा है क्या? जो वेव पहले यहाँ खत्म हो जाती थी, केवल सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ाने के कारण, अब वही वेव थोड़ी दूर जाके खत्म होगी। ठीक है, पहले रेड वाली थी यहाँ से यहाँ, अब ब्लैक वाली यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ। समझ रहा है क्या? इसलिए जोर का आवाज निकाला तो दूर तक जाता है। हाँ, तो चेंज करो इसका फटकन, 15th का ए करो, ए। कितने करेक्शन हुए? 2। 12 का तुम लोग लिखे वाले हो ना? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या किया है? सी करवाया है, और 15 का ए करवाया है, और 13 का क्या किया? इस तो 15 का एक्चुअली ए और बी दोनों होता है। 15 का ए बी करो, ए बी। 12 बी के लिए। अब ये 12 का क्या किया मैंने? तेजस बोल दिया मेरे को। तेजिया, कमी एनर्जी मध्ये जास्त नाही काढतो. संगत बिगड़ गई तेजा की, बरोबर बोल रहा वाले। भैया लेस एनर्जी मध्ये जास्त एम्प्लिट्यूड नाही काढतो. नहीं, तो फिर नहीं मिलेंगे मैम। तुम दीदी झगड़ा करोगे, मेरे क्या बोल? अरे एक मार्क से क्या हो जाएगा भाई? अरे इधर ट्यूशन पेपर है, इतना मन पे मत लो। ओम बाबा का रियल पेपर रहता, आंसर की में कुछ घोल रहते ऐसा, तो फिर तो अपन कितने ही ऑब्जेक्शन उठा देते, येड़े कर देते थे उनको, आंसर की में चेंज कराने के लिए। अभी टेंशन मत लो, इधर ध्यान दो, मिश्रा जी और मंडली ध्यान दो, इधर भी शांता मौशी और मंडली ध्यान दो। स्टेटमेंट 1, इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी पोजेस द सेम मोमेंटम। एक हल्की बॉडी है, मास कम है, एक वजनदार बॉडी है, मास ज्यादा है, मोमेंटम दोनों का सेम है। मोमेंटम रहता क्या है भाई? मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो हल्के वाली के पास क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वजनदार के पास वेलोसिटी कम होगी। द लाइटर बॉडी विल पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हमको एग्जांपल लेके करना चाहिए। एक हल्की बॉडी लेते 2 किलो मान लेते, एक वजनदार बॉडी लेते 8 किलो मान लेते। दोनों को 8 के पार्ट में 16 आता है ना, दोनों के पार्ट में 16। इसकी वेलोसिटी 8 करा देते, और इसकी वेलोसिटी 2 करा देते। 8 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या चेक करना है इन दोनों का? लाइटर बॉडी पोजेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी ना हमको। तो करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरे वाले का हाफ एम वी स्क्वायर। सब जन ध्यान दो, हाफ और 2 कट गया, ये 64 बचा। ये हाफ और ये 4 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गया। जो हल्की वाली थी सच्ची में उसके पास ज्यादा कायनेटिक एनर्जी है क्या? हाँ। अब ये तो हो सकता आहे भैया तुम्ही असं एक्झाम्पल घेतलं म्हणून झालं, पण तुम्ही दुसरं काही एक्झाम्पल घेतलं असतं तर मग झालं असतं, कधी इक्वल बी होऊ शकलं असतं, जसं का आर्यन विचारत असतो तसं.
तो अपन एक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पता है, p²/2m, पता है सब बच्चों को? तो हमारे पास में दो बॉडी है, सब जन शांति से सुनो, एक मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। मोमेंटम दोनों का सेम है ना, इसलिए मैं p1 और p2 नहीं लिख रहा, p का स्क्वायर और p का स्क्वायर, p म्हणजे मोमेंटम, दोनों का सेम है, 2 दोनों का सेम है। तो हमारे को दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है, ये फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी है और ये सेकंड की काइनेटिक एनर्जी है। मास जो है दोनों का, अच्छा दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में का 2 भी सेम है, तो डिनोमिनेटर में m1 और m2 में फर्क है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा, वो ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा। अगर मैं 3 के 2 टुकड़े करूं और 3 के 3 टुकड़े करूं, इधर तो 1.5 आता है, इधर 1 आता है, बड़ा कौन? 1.5। डिनोमिनेटर छोटा हो, 2 जो है छोटा था 3 के मुकाबले, तो फ्रैक्शन का आंसर बड़ा आता है। ठीक है, m1 और m2, एक हल्का मास था m1 और एक बड़ा मास था m2, दोनों में से छोटा कौन? m1, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्या? ये प्रॉपर एकदम समझ गया, जनरल मेथड, कोई वैल्यू वैल्यू नहीं मान के, समझ रहा है? अगला स्टेटमेंट 2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वेरीज एज स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के वेलोसिटी के स्क्वायर पर निर्भर करती है। यस, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सही, लेकिन क्या 2 वाला फर्स्ट का कोई एक्सप्लेनेशन है? कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो वो होता था कि स्टेटमेंट 2 अगर रहता कि वी कैन मेजर काइनेटिक एनर्जी बाय p²/2m, इतना भी वो लिख के देते थे p²/2m, तो हम बोल देते थे हाँ कि भाई तुम यही लॉजिक लगा रहे हो। तो बोथ आर सही, लेकिन नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका बी है। क्या है आंसर? ए दिए वाला है, ए और बी दोनों दिए वाले हैं। नहीं, इसका बी कर दो, सिर्फ बी लिख गया, क्वेश्चन 16 का बी। नहीं नहीं, ना एक आधा इक्का दुक्का उठा के डाले होंगे उन्होंने पी वाई के में से, ऐसे नहीं, बहुत नहीं। 16 का बी है, लिखा गया। सत्रह, 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसे? अरे हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, मोमेंटम सेम है ना, तो दीदी नहीं नहीं होता दीदी। देखो मैं पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊँ, वो हाफ छोटा मास बड़ी वेलोसिटी का स्क्वायर है, दूसरे की निकालने जाऊँ वो हाफ बड़ा मास छोटी वेलोसिटी का स्क्वायर है, कुछ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते इसमें, हाफ हाफ कटेगा। और अच्छा एक मिनट, अगर ये एक मिनट, दोनों का अगर करा चापन ने एम वी का स्क्वायर और एम वी का स्क्वायर, इसको ऊपर वाले को मैं लिख सकता एम वी के स्क्वायर को एम इंटू वी वी, और नीचे वाले को मैं लिख सकता एम इंटू वी वी। और इस दोनों में से, ये दोनों में से ये ग्रीन वाला हिस्सा मोमेंटम है ना, ये सेम है, कट गया, तो बड़ी वेलोसिटी अपॉन छोटी वेलोसिटी से हो सकता है। हाँ, ना नहीं कर सकते ना, हाफ एम वी स्क्वायर से कर सकते ना। ये मैंने ऊपर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लिखा, नीचे सेकंड ऑब्जेक्ट का लिखा, एम वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर को तोड़ दिया दो दो वी में, एक एक क्लब कर दिया, ये नीचे वाला ग्रीन सर्कल ऊपर वाला ग्रीन सर्कल सेम सेम है ना, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, कट कट गए ना वो, अब मास वेगळे ना, पर मास इंटू वेलोसिटी सेम सेम है ना, मोमेंटम, तो सर कटा ना, तो वी अपॉन वी बचा। समझ नहीं आया क्या? वापस बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब वो परमानेंट वाले से नहीं लिख रहा, लेकिन ये इधर देख लो, एक ऑब्जेक्ट m1 मास का था, उसकी वेलोसिटी v1 थी, एक ऑब्जेक्ट m2 मास का था, उसकी वेलोसिटी v2 थी, दोनों का मोमेंटम सेम था। मास m1 m2 सेम था क्या? m1 m2 सेम था क्या? नहीं, एक हल्का मास वाला था और दूसरा बड़े मास वाला था, एक लाइट बॉडी थी, एक हल्की, एक वजनदार बॉडी थी, बरोबर। हमको पूछा है कि उनके काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करके बताओ। अब अच्छा, m1 अपॉन m2 अगर ऐसा है, तो देखो m2 को अगर हम डिवीजन में ला ले,
m2 को अपॉन में ला ले तो ग्रेटर देन का साइन अभी भी बचेगा, और उधर जिंदा कौन बचेगा वहां पे? उधर कौन बचा? 0 बचा उधर। नहीं तो m2 को तुम डिवीजन में लाए ना, डिवीजन में क्यों लाए? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था 1 के। m1 अपॉन m2 का रेशो क्या है? m1 अपॉन m2 का रेशो क्या है? लेस देन 1 है, तो m2 अपॉन m1 क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अरे अगर 3/5 यानी 0.61 से छोटा है तो 5/3 1 से बड़ा रहेगा ना। इधर देखो, ये दोनों चीजें हमको इक्वल देके रखी है। इसमें m1 अपॉन m2 बनाओ, m2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उसको नीचे लाओ, m1 अपॉन m2, और उधर v1 को नीचे फेंको, v2 अपॉन v1। m1 अपॉन m2 वैल्यू और v2 अपॉन v1 वैल्यू दोनों सेम सेम है। जब m1 अपॉन m2 लेस देन 1 है तो ये वाला पोट्टा भी लेस देन 1 होगा क्या? v2 अपॉन v1। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? दोनों लेस देन 1 है, दोनों 1 से छोटे हैं। अब हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो। सब जन ध्यान दो, मैंने लिखा पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू पहले का मास इंटू पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू दूसरे का मास इंटू दूसरे की वेलोसिटी स्क्वायर। बेटा हाफ और हाफ कट गया, मैंने v1 के स्क्वायर को लिखा v1 इंटू v1, मैंने नीचे v2 के स्क्वायर को लिखा v2 इंटू v2, मास वैसे ही लिखा। बेटा m1 v1 और m2 v2, m1 v1 और m2 v2 सेम सेम है क्या? मोमेंटम वो मैंने कट कर दिए, मेरे पास क्या बचा? v1 अपॉन v2। क्या है ये v1 अपॉन v2? अरे कर क्या रहे थे? अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कर रहे थे ना, इसलिए तो ये लिखा था अपन ने। फिर हाफ आप काटा, फिर ये कर रहे, फिर m1 v1 m2 v2 काट दिया, अब v1 अपॉन v2 बचा। थोड़ी देर पहले चलो तो, थोड़ी सी देर पहले अपने को पता था v2 अपॉन v1 का रेशो क्या है? लेस देन 1। v2 अपॉन v1 ये लेस देन 1 है। इधर हमारा आ रहा v1 अपॉन v2, तो v1 अपॉन v2 क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। तो v1 अपॉन v2 विल बी ग्रेटर देन 1। बात समझ आ रही क्या सबको? नक्की। और ये v1 अपॉन v2 जो है, यही तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 को उधर फेंको मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। समझ रहा है क्या? तो हाँ, इसका ए और बी होगा, तो दिया क्या है? ए और बी। तो ये वाला सॉल्यूशन अभी उड़ा दिया जाएगा, तो किसी को लिखना है कुछ तो लिखना। तुमको लगता है कि इतने से के लिए तुम वापस ये आज की रिकॉर्डिंग देखोगे 28 की? मैंने तुमको बोला है अप्रैल से चालू करोगे रिकॉर्डिंग। जो सीरियस है 2-4 बच्चे करते हैं मेडल जिनको लाने हैं, वो बच्चे जो चालू करते हैं उनकी भी अप्रैल में जून एंड और जुलाई तक की हो पाएगी रिकॉर्डिंग। अगस्त सितंबर तो हो भी नहीं पाएगी। एक आधा होगा कोई जो बहुत खींचेगा, और रोज घर पे जाके खींचता रहेगा, रोज कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहेगा, उसका होता है, उसका अच्छा रिविजन हो जाएगा सारा। सुनने का है खाली ध्यान से। मेरा काम है बस, मैं रोज रिमाइंड कर रहा हूँ तुमको रोज कि करो, स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग, घर पे करते रहो, इधर ट्यूशन को आते जाते गाड़ी पे करते रहो, ऑनलाइन वाले आ रहे बस में ट्रेन में करते रहो। मैं बस रिमाइंड करके दे रहूंगा बार बार। जिनको करना है वो एडिशनल पार्ट खुद से करे। लेवल 1 के मार्क बहुत जरूरी होते हैं लेवल 3 में जाने के लिए। लेवल 1 में ज्यादा है तो जल्दी जाते हो आगे, लेवल 2 नहीं होती, मतलब कठिन ही चाहिए। बहुत कम बच्चे रहते हैं जो लेवल 2 के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तुमको लग रहा होगा ये पढ़ाई तो लेवल 2 तुम देखा ही नहीं। लेवल 2 के लिए अगर तुम्हें कम मार्क्स आए लेवल 1 में और फिर भी लेवल 3 में जाने की इच्छा है तुमको, तो फिर ट्रिमेंडस पढ़ना पड़ता, बहुत ज्यादा, बहुत रटना पड़ता। बायोलॉजी पियर्सन फाउंडेशन 9-10 अप टू परफेक्शन मार्क रटना पड़ता है। पूरी 10th की बायोलॉजी रटनी पड़ती है। 11th के डाइवर्सिटी वगैरह के चैप्टर, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम रटने पड़ते हैं, भलते स्पेसिमेन रटने पड़ते हैं। केमिस्ट्री में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट पूरे 11वीं का है, वो पूरा प्रॉपर फॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ आना चाहिए, शुद्ध एकदम अच्छे से आना चाहिए तुमको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। फिजिक्स तुमको 11वीं के शुरू के 6 चैप्टर करने पड़ते हैं। मोशन फ्रिक्शन
करना पड़ता है, विशेष करके वर्क पावर सर्कुलर मोशन तक के चीजें करनी पड़ती है ना। लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के रेंजेस करने पड़ते हैं, बायोन्सी के आर्किमिडीज प्रिंसिपल मास्टर करना पड़ता है। और 2 महीने का 1.5 महीने का वो जो टाइम रहता रिजल्ट के बाद का, वो बहुत कम रहता इतना पढ़ाई के लिए। स्कूल को तब छुट्टी भी नहीं मार सकते, है ना। स्कूल के भी बीच में एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है लेवल 2 के लिए। लेवल 1 में जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं ना, 80+ जिनके मार्क्स रहते हैं, वो उनको तो बहुत अलग ही एज रहता। 10वीं वालों को मालूम है सीनियर बैच को कि लेवल 1 में अगर 3-4 मार्क भी ज्यादा रहते थे, 5 मार्क भी ज्यादा रहते थे, तो शायद कईयों का 1-2 जनों का हो जाता था मेडल के लिए सिलेक्शन लेवल 3 में। लेवल 1 बहुत जरूरी। 70 के आगे तो रहने को जो ना मुकर रब के खींचने को ना मार्क। कल के ट्यूशन का पेपर ये बहुत वन ऑफ द टफ पेपर्स था। तुम लिखा है ना, ये 10वीं के सीनियर बैच का नहीं लिए वाला है, ये वाले पेपर मैंने लिए देखे तुम्हारे प्रावीण्य के नहीं, इनके वाले पहले वाले बैच के लिए वाले ये लिख लिया क्या सबने। लेवल 1 में तुम कमी मत रखो पढ़ाई में। लेवल 1 में भरपूर मार्क आए, लेवल 2 तुम थोड़ा इजीली कर सकते। लेवल 1 में कम आ गए थोड़े, तो फिर बहुत घिसना पड़ता है लेवल 2 के लिए, बहुत घिसना पड़ता है। फिर जो है वो है रिजल्ट अपने हाथ में, तो मेहनत रिजल्ट तो उधर है। घर पे जाके यूट्यूब से रिवीजन शुरू करो, बहुत ही जरूरी है। आपके मोशन से एक क्वेश्चन आएगा और तुमको उस दिन वही गलत हो गया, खत्म। आपके न्यूटन लॉ से एक क्वेश्चन आएगा, वही नहीं आया, खत्म। मोमेंटम कंजर्वेशन का एक आएगा तो उत्तर नहीं आ रहा तुमको, इतना करने के बाद भी खत्म। एक 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 ऐसे मार्क कम होते हैं, एक 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 एक, और उसके वजह से तुम 100 में से 55-50 तक आ जाते हो फिर। और वो बफर जोन है 50 से 60 साल सिलेक्शन में, मालूम नहीं कट ऑफ पिछले साल 58 था शायद। हाँ, उसके पिछले साल 52 था, 51 था। वो बफर जोन है 50 से 60, क्या होता है। सेफ साइड खेलना, 65+ रहने चाहिए यार इसमें। पर फिर लेवल 2 को घिसना पड़ेगा। तो तुम अगर बहुत दूर की सोच रहे हो, मेडल लाना ही है, तो 75+ 80+ के रेंज में चलना ट्यूशन के मॉक टेस्ट में। और ये ऐसे हार्ड वाले टीपी था ना कल नाम, टेस्ट पेपर 1, तो ये टफ पेपर था। इसमें 55+ रहने चाहिए, 60+ रहने चाहिए, टारगेट ऐसा रहना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई का। अभी तो 60+ तो एक ही बच्चा गया है। चलो ये उड़ा दे रहा हूँ मैं। अभी अगला, हाँ ये देखो, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि साउंड पूछा है तुमको, साउंड सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता 25 डिग्री सेल्सियस में। तो स्टेट बोर्ड में दे करके रखे होंगे ना ये चीजें, या वो वीडियो में भी हुए थे तो आ गया था। ये जिनका गलत हुआ वो तो बच्चे रिवीजन नहीं करते। 17 नंबर जो है, 17 जिनका, 17 का क्या आंसर सही है, ए है ए। ए किसी 17 का आंसर मैंने क्या दिया था, आधे आधे सी, ए है ना। RS क्यू भी है, ग्लास, ब्रास, एल्यूमिनियम और निकेल। असेंडिंग ऑर्डर है क्या, हाँ छोटे से बड़ा, ग्लास में सबसे कम। सबसे क्या कर रहा तू, कैसे चेक करा फिर पेपर का, नीचे राइट 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 देते जा रहा करके। चलो आगे चलते हैं। 18th वाला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर इज ऑब्टेन्ड। तो हम लोग चुपचाप वास्तु लिखते हैं। अ, हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना उसकी, किसी भी इंस्टेंट पे, या शायद सबसे नीचे जस्ट पहुंचने के बाद, है ना। ये वाली फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए। एक्सेलरेशन कितना है, बस जी ही बोलो, रखना है तो -10 रखने का, नहीं तो रखते टाइम -G नहीं जी रखने का। एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट -1 है, नीचे आ रहा हूँ, ऊपर था पहले इनिशियल से फाइनल। ये आदत फिर लगाओ भैया, टाइम लेना देना नहीं है। यू कितना है, 0। वासु है हमारे पास, वासु का इक्वेशन है v² - u² = as। v² -0² = 2 × g × -1। v² = -2g, v की वैल्यू रूट में -2g। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर के लिए तो रूट में 2g कौन सा है, तो रूट में माइनस है, सॉल्व कैसे होगा। अरे हम रखते टाइम ग्रेविटी, जब सॉल्व करने की बारी आएगी सच में, तब हम ग्रेविटी की वैल्यू रखते क्या है,
-10 रखते हैं ना, -9.8 रखते हैं, होता है वो सॉल्व फिर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बी वाला है। आना चाहिए था ये 18th वाला। 18th कितनों का गलत हुआ 9th में, अच्छे से हैंड रेस करो। 1 2 3, अरे करो ना, हलू हलू 4, हलू हलू 4 हिसाब से आता 5। ये देखो कितने टाइम से कर रहा भाई यार, करो ना जिनके गलत है, मेरे पास के मिले नहीं लिखे। बाकी उनके सही है क्या, सच में सही था सबका? ठीक है, हैंड्स डाउन। ये अच्छा क्वेश्चन है 19th वाला। ये कराया था क्या उन्हाड़े में? चेंज इन मोमेंटम, कंपोनेंट तोड़ना। ये 10वीं वाले बच्चे जो है अपने नोट्स में लिख लो, एक ही क्वेश्चन खाली, नारायणा सीओ के लिए एक क्वेश्चन ये। तुम देखो 10वीं वालों को आता क्या करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। 10वीं वालों में से कोई आंसर दो जल्दी, शांत रहो 9वीं वाले शांत रहो। और देखो भैया गर्दी बढ़ रही है, मेरे को सस्पेंड करने की अब जरूरत पड़ने वाली है। मेरे को 2-4 पोटे निकलने के क्लास से। ऑनलाइन में मतलब क्लासरूम वाले ऑफलाइन घर भेज दूंगा मैं, ऑनलाइन करते बैठने का फिर। कल से मैं कुछ भी अपसाइड रीजन ढूंढूंगा निकल देने के लिए। 10वीं वालों बोलो आंसर। 9वीं को इम्पल्स मतलब क्या रहता है याद है क्या? जिनको ये 19 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया ना, उनका वो समर का मई महीना ऑलमोस्ट वाया गए वाला है, तो भरपूर पढ़ो तुम वापस ये वाला। वो तो करो ही करो रिकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन आता है साला, आना चाहिए वो चैप्टर का। हर चैप्टर दो दो एक एक, गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो गया, खत्म, चेंज हो गया मोमेंटम। पहले मोमेंटम इस दिशा में था, अभी मोमेंटम उस दिशा में है, चेंज हो गया मोमेंटम। आ रहा है क्या 10वीं वालों? बोलो कितना है? सी। कौन बोल रहा? हैंड रेस करके बोलो कौन बोल रहा 10वीं में। सब ढुसके फुसके एक 10वीं के, वो टर्रे मारे थे थोड़ी देर पहले। करो 10वीं वालों करो। एलियन कैसा है तू, जिंदा रेवल क्या? ओ बाबा अपनी 10 दिन में 2-4 सलाइन लगा, जल्दी ठीक हो। नेट है क्या उत्तम मोबाइल पे? आज तेरे को नहीं टॉप अप मारने पड़ेंगे। 50% हुआ है। 50% और क्या रेट? ब्रेक के बाद जमेगा क्या निक तेरे को 10:30 बजे इधर? देखता ना आता। तब भी देख के, नहीं तो घर से कर। A rigid ball of mass and strikes a rigid ball at 60 degree and gets reflected without loss of speed. स्पीड उतनी बरकरार है, v की v है, एज शोन इन फिगर। वैल्यू ऑफ इम्पल्स कितनी? इम्पल्स बोले तो चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम, तो बस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो भैया, पहले ये गोलियां इधर आ रहा था, एम मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो बोले तुमको जेड दिख रहा है क्या, उल्टा जेड, ये वाला एंगल 60 डिग्री रहेगा। समझ रहा है क्या, ये वाला ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री रहेगा। तुमको याद है क्या, अगर वेलोसिटी किसी दिशा में है और उसको चिपके वाला है एंगल, तो अपन उस वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ते हैं दो, फिर वे कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट रहता है v cos 60, जो थीटा चिपके वाला है 60 जहाँ पे, और जहाँ पे चिपके वाला नहीं वो रहता है v sin 60। ठीक है, इतना लिखो सिर्फ। अभी मेरे को सब जन बताओ v cos 60
इस पिंक कलर के कंपोनेंट की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव की नेगेटिव? कौन सी वाली पॉजिटिव? आई कैप, तो v cos 60 आई कैप और v sin 60 ना, तो ये पाया हमारे से काम है एकदम चपला हमारे से माइनस जे कैप। फटाफट एक ही बारी में सही बोलते नहीं तुम कभी। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी v cos 60 आई कैप माइनस v sin 60 जे कैप। माइनस आगे ला लिया मैंने, ये समझ आ रहा है? ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, समझ में आ रहा है क्या ये? अब फाइनल वेलोसिटी देखो सब जन, ये इस दिशा में v है, वो 60 डिग्री दिख रहा है क्या v? तो अब ये वाला हो जाएगा, ये एक कंपोनेंट नीला नीला और नीचे वाला नीला नीला, ऐसे दो कंपोनेंट होंगे क्या? नीले नहीं समझ रहे तो पिंक निकालता भैया, देखो समझ रहा क्या? ये 60 चिपके वाला है ना यहाँ पे, तो ये होगा v cos 60। डायरेक्शन कौन सी है? माइनस और नीचे वाली की डायरेक्शन कौन सी है? v sin 60 माइनस का जे कैप। समझ रहा है क्या? तो मैं अगर फाइनल वेलोसिटी की लिखूं, यू तो मैंने उधर लिखा ना, अब मैं v लिखता हूँ इधर, v इधर नहीं, मेरे को इधर जगह लगने वाली है, मैं लिखता हूँ किधर, इधर लिखता हूँ। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस v cos 60 आई कैप माइनस v sin 60 जे कैप। दोनों माइनस माइनस वाले ये फाइनल वेलोसिटी है। मेरे को क्या निकालने का है वे? चेंज इन मोमेंटम निकालने का है। और वो गोले का मास बदल रहा क्या? दीवार से टकराने के बाद फूट रहा क्या? वो बॉम्ब बिम ऐसा कुछ हो रहा क्या? अल्लाह अकबर। नहीं। तो मेरा फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v, और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्का? अब देखो मैं दोनों में से क्या कॉमन ले ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले लूं दोनों में से? मास कॉमन ले लूं दोनों में से, तो मैंने मास लिया बाजू में, मेरे पास बचा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है? तुम लोग बोलो। माइनस v cos 60 आई कैप और माइनस v sin 60 जे कैप। दोनों माइनस माइनस वाले थे, ये मेरी v है v। अब तो भैया आएगा एक माइनस की साइन, ये माइनस की साइन, और वो माइनस की साइन u को भिड़ेगी। u खुद कौन है? ऊपर जाओ स्टार, u खुद कौन है? v cos 60 आई कैप माइनस v sin 60 जे कैप। और ये u को बाहर से आके एक येलो कलर की माइनस की साइन जकड़ने वाली है, तो ये जो u की वैल्यू थी वो पूरी पलट जाएगी क्या? साइन पलट जाएगी। ये बाहर से देखो ग्रीन वाला माइनस आया एक ब्रैकेट में, नॉक नॉक तेरा बाप आया। तुम समझ रहे क्या? और वो माइनस की साइन उसको पलट देगी एकदम से बुर। तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस v cos 60 आई कैप और प्लस v sin 60 जे कैप। भाषण समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है, ये चेंज है ना, अभी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। जे कैप के साथ होता है, आई कैप के साथ होता है। ये पढ़ा वाला है ना, आई कैप जे कैप। बस अब जिनका रिविजन नहीं है उनका ये है। तो ये माइनस और प्लस गया खट खट कट के, और ये माइनस माइनस वाला बचा, माइनस v cos 60 माइनस v cos 60 क्या हो जाएगा? माइनस 2v cos 60 आई कैप। अभी वैल्यूज खोलते हैं अपन, तो m इंटू 2m v और माइनस एक बैठा है cos 60। cos 60 कितना रहता है भाऊ? 1/2 रहता। करो इसको सॉल्व। mv इम्पल्स आया, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mv, लेकिन इधर इस क्वेश्चन के लिए mv, ए ऑप्शन लॉक किया जाए। समझा? चेंज करो ना फिर, mv करो। आंसर की में mv था ना, डी है, ए ही है ना। हाँ, ठीक है, 19th का ए है। लिखो शेमड़े पोटे हो 10वीं वाले। 9वीं को ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता तो यही चाहेगा, अगर आया तो यही चाहेगा। बस 60 डिग्री की जगह हो सकता 45 ने 30 डिग्री दिया, बाकी
इसमें ऐसा दीवार पे टकराना फिकराना कुछ अगर आया मोमेंटम का, बताओ इम्पल्स कितना है, तो एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा। दीवार ऐसी च रहेगी, ऐसी भी नहीं होंगी, दीवार तिरपी भी होंगी, स्लिपिंग भी नहीं रहेगी, ऐसी च रहेंगी। ये सेम क्वेश्चन आएगा तुमको डायरेक्ट इम्पल्स के लिए। तो नौवीं वालों को इन नोट्स में उतरना है तो उतार लो। ये जो मैंने सारे कलर कलर में लिखा है वो नॉन पर टेम्पररी उड़ जाएगा अभी 1 मिनट से। लाइब्रेरी से किसने किसने कोई बुक उठाई वाली क्या नौवीं वालों ने? ला के देखो आज। भूमि तेरे पास भी नहीं हिंदी के ऑल इन वन? फिर है ना, फिर ला के दो ना। और किन के पास जो भी ऑल इन वन है होमी बाबा है, वो आज सब ला के दो शाम में। घर पे लेके जाते हैं अपने पास ही रख लेते बच्चे। जिनके पास जो है सब 10वीं वालों भी कल आज शाम में ही ला के दो, ब्रेक के बाद। अभी 10:30 बजे आओगे नाश्ते से तब। बोल भाई। अरे ते मी सांगत राहतो वेळ कुठे आहे माझ्याकडे, बिल थांब थोडं. है ना, आधा स्कैन करके रखा, आंटी फोन में आधा घर वाला। वो एजुकेशनल इन्फो पे जाएगा डायरेक्ट, 1-2 दिन रुक। चल आवरलं का? 11 क्वेश्चन आवरने भी 20 मिनट में, फिर आवर देंगे अपन। यू वाला ब्लू स्टार, वी वाला ब्लू स्टार वो लिखा है क्या? ये यू को तोड़ा था अपन ने, यहाँ पे वी को तोड़ा था। 9th के हिसाब से ना। नहीं, हाँ, ये उड़ा दूं क्या? करो न, जल्दी करो ना, जिसका बाकी करो न फटाफट से। अभी उड़ा दूं क्या? होतीच मुख्य प्राणी घडेल असं. और एक इसका वेक्टर से सोल्यूशन, अगर अपने को दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो। और यू को नहीं, वाकड़ी पाटी लिख के। हम्म। एक सॉल्यूशन 10वीं वालों के हिसाब से बता रहा हूँ। अपने पास में दीवार है, ए वेक्टर आया, बी वेक्टर गया। अगर ए प्लस बी वेक्टर निकालना रहता था तो वो कौन सा वाला वेक्टर रहता था? वो रहता था ये रेड वाला वेक्टर, ए प्लस बी, इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड तक। मेरे को अभी कौन सा वेक्टर निकालने का है? मेरे को चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम चाहिए। मतलब मेरे को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, तो मेरे को ए वेक्टर माइनस बी की बी माइनस ए क्या चाहिए मेरे को? बी माइनस ए चाहिए।
ए जो है इनिशियल मोमेंटम है, बी जो है फाइनल मोमेंटम है। समझ रहा तुमको? मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, तो मैं बी वेक्टर को वैसे ही रखूंगा, ए को पलट दूंगा। ठीक है, ए के टकले पे जो एरो है वो इधर के जगह उधर उस दिशा में कर दूंगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना रिजल्टेंट आता है, मेरे को ए वाला उठा के इधर नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये वाला आएगा, ये वाला रिजल्टेंट। समझ रहा है कि ये वाला रिजल्टेंट आएगा? समझ रहा तुमको? नक्की। अब वाला एंगल एंगल का खेल है। ये वाला एंगल कितना है? 120 है, 60 60। तो ये वाला 60। अरे मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ रहा तुमको? ठीक है, ये वाला साइड एम बी है मोमेंटम, ये वाला साइड एम बी है, तो नीचे वाला साइड एम बी, चेंज इन मोमेंटम एम बी। ये वेक्टर से आगे चलते अपन 20 नंबर का देखो सब जन। डिटरमाइन द करेक्ट इक्वेशन इफ ई के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पी इज मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। तो अपने को देखो वो एक दे करके रखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। उसको यूज करते देखते कुछ है क्या इसमें, सही हो जाता है क्या। मोमेंटम को चेपने का है ना, किधर तो भी चेपना बोल के चेपने का है। मतलब वो ऐसे वाला कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी को क्या रख लेते, पी, मोमेंटम, हाफ पी वी। किधर है? सी ऑप्शन। डन। अगला, टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी ग्रेटर देन। एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 17.2 मीटर। साउंड की स्पीड कितनी है? ये ऐसा है। एको पता है तुमको? नवी वालों को एको हुआ है क्या साउंड में? है तो सही उसमें। एको ऐसे है कि जब मेरा आवाज डबल सुनाई दे मेरे को ही, ठीक है, तुम एक आधे पहाड़ पे जाओ, तुम्हारी सीट का नाम चिल्लाओ और वो डबल डबल आ रहा, ठीक है, पहाड़ भी तुमको चिढ़ा रहा है, ऐसा। देख, तो उसको बोलते हैं एको। कौन सा मूवी था वो, जान दो। अरे उसमें ऐसा सीन था एकदम, मर जाना। तो एको एको होने के लिए ना, दो जनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है दो जनों के बीच में, वो होना चाहिए 17.2 मीटर। मतलब मैंने अगर समझो यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है, उसने चिल्लाया, तो उसका साउंड गया, फिर यहाँ पर इस पहाड़ को टकराया और वापस आया, तो साउंड कितना डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल किया? 34.4 मीटर ट्रेवल किया, जो कि लगभग साउंड की वो वेलोसिटी है। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, बस साउंड आना चाहिए सारा का सारा 0.1 सेकेंड में। सारा खेल उस पर ही चलता है, 0.1 सेकेंड पे चलता है। 0.1 सेकेंड पे क्यों? हमारा जो परसेप्शन ऑफ हियरिंग है इंसानों का, वो सारा घोड़ उधर से होता है। कैसे समझो, मैं तुमको आसान से आसान भाषा में। मेरे द्वारा निकाला गया हमारा आवाज, कोई बाहर का आवाज। हाँ, दो दो वर्ड्स में, दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा का गैप रहे, दो सिलेबल्स में, दो कॉन्सोनेंट्स में अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा का गैप रहे, तो वो तुमको एक ही बार सुनाई देता है वो चीज। ठीक है, 0.1 जितना अगर गैप हो जाए, तो वो चीज तुमको रिपीटेडली सुनाई देती है। वो चीज को अपन बोलते हैं एको। अब 0 पॉइंट, अब साउंड जो है, साउंड जो है, अब मान लो दो जन है, यहाँ पर एक स्पीकर है कोई तो भी ऑडिटोरियम में, वो माइक लेके बोल रहा है, और ऑडिटोरियम थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ बैठे बीच में के जो लोग हैं ना, बीच में के लोग, उनके साथ हो क्या है, हो क्या रहा है कि भाई वो डायरेक्ट स्पीकर से भी सुन रहे हैं। बरोबर, स्पीकर के जो भी वो माइक है, यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, बाजू में डीजे वगैरह हुआ है, काकड़े मंडप स्टूडियो। ठीक है, यहाँ से आवाज आ रहा है, स्पीकर से डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, वो स्पीकर जो माइक पे बोल रहे हैं उधर का आवाज आ रहा है।
और फिर तुरंत क्या हो रहा है, तुरंत ये आवाज खाली इनको सुनाई दिया तो आवाज रुक थोड़ी जाता, आवाज पीछे तो जाता ही है, वॉल पे टकराता है और वॉल पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना, तो वापस इन्हीं व्यक्तियों को वो आवाज डबल सुनाई दे रहा है। फर्स्ट हैंड आ रहा है, फिर पार हो जा रहा है, चले गया, बाजू से बहुत सारा आवाज गाया भी ना, वो टकरा के दीवार से वापस वही आवाज सुनाई दे रहा है। तो सेम चीज डबल डबल सुनाई दे रही है, समझ रहे हैं तुमको, डबल डबल सुनाई दे रही है। इसको हम टाल सकते हैं, एको को हम टाल सकते हैं अगर हम डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दें। ठीक है, हम डिस्टेंस ज्यादा बड़ा कर दें, लेकिन अगर हमको चुल है एको सुनने की ही, चुल है हमको कि एको तो सुनना ही है हमको, तो फिर हमको मिनिमम डिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा। तो तुम लोग देखो, अपन थोड़ा सा निकालते हैं, ये यहाँ पे, यहाँ से साउंड अपन भेजेंगे, डी डिस्टेंस पर एक अंकल जी बैठे वाले हैं। ठीक है, और फर्दर कितने तो भी एक्स डिस्टेंस पे एक वॉल है जहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, साउंड सारा का सारा साउंड रिफ्लेक्ट होगा। अब साउंड की स्पीड को एस मान लो, तो ये काका पर फर्स्ट टाइम साउंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इनके पास साउंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डी अपॉन एस, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने समय पर इन पे आवाज पहुंच जाएगा। और मुझे बताओ, साउंड वापस जाके वापस यही चंकल तक आ रहा है, तो साउंड कितना डिस्टेंस चला, पहले डी चला, डी, फिर एक्स और एक्स, 2x चला, तो पूरा डिस्टेंस कितना चला, डी प्लस 2x चला, और कितनी स्पीड से चला, एस स्पीड से चला। बात समझ आ रही है तुमको, एस स्पीड से चला। ठीक है, तो ये दूसरा टाइम है जब वापस से अंकल के पास वही आवाज आया, वही आवाज। अब जब तक ये दूसरा आवाज आया, सब जन ध्यान से सुनो, वही वही आवाज, सेम चीज जो है गाना गा रहे थे, वही चीज दूसरी बार पहुंची, तब तक कोई नई चीज भी तो पहुंच गई थी, सामने से बोली गई नई चीज भी तो पहुंच गई थी। तो और साउंड में डैम्पिंग भी हो रहा है, रियल लाइफ में साउंड में डैम्पिंग भी हो रहा है, साउंड कम 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 भी हो, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हो रहा है उसका। ये जो सारा मिलके खिचड़ी होता है, ये 0.1 सेकेंड पे आके रुकता है, 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। हमको जो आवाज देखो, सामना वाला स्पीकर हमको जो बोल रहा है एक नई चीज हमको सुनाई देगी, और उसने 2 मिनट पहले जो बोला था वो घूम के हमको सुनाई देने वाला है। अगर इसमें 0.1 से ज्यादा का गैप हो गया तो पीछे वाला हमको सुनाई ही नहीं देता है, डैम्प हो जाता है वो साउंड आले आते आते। हमको खाली फ्रेश जो बोल रहा है अभी वो उतना सुनाई दे रहा होता है। बात समझ आ रही है क्या। ठीक है, हमको इंश्योर करने का है, हमको ये इंश्योर करने का है कि ये जो सबसे पहले साउंड आया था T1 सेकेंड्स पे, और वो साउंड पीछे गया टकरा के वापस आया D+2x/s T2 सेकेंड्स में, इन दोनों में कितना कितना गैप रहना चाहिए, 0.1 सेकेंड से ज्यादा का गैप रहना चाहिए, तो एको नहीं होगा। 0.1 सेकेंड का गैप रहा, उससे कम रहा तो एको होगा ही होगा, कम भी रहा तो होगा ही होगा, 0.1 सेकेंड से छोटा भी रहा तो हमको अभी एको नहीं करवाने का है, तो T2 - T1 कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0.1, इन दोनों टाइम्स में फर्क 0.1 से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, देखो तो T2 कितना है, D+2x/s, और T1 कितना है, D/s, शुड बी ग्रेटर देन 0.1। एस एस कॉमन डिनोमिनेटर है, D+2x - D, 2x इज बचा, 0.1। स्पीड ऑफ साउंड एस ऊपर फेंक दो, वो रहती हवा में करीब करीब 344 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया, 34.4। ये क्या था, एक्स था, एक्स, 2x की वैल्यू ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 34.4/2, 17.2 हो गई क्या। बात समझ आ रही है क्या तुमको। तो हमको एक्स कौन सा डिस्टेंस था, एक्स, एक्स डिस्टेंस था जहां तुम बैठे वाले थे, जहां पीछे की वो दीवार थी, दीवार उसमें का डिस्टेंस। तो अगर एको नहीं होना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो, तो जो लास्ट ऑडियंस का मेंबर बैठेगा उससे भी कितने पीछे दीवार और होनी चाहिए, 17.2 मीटर पीछे होनी चाहिए। बात समझ आ रही क्या तुमको, नक्की। या तो जो मेंबर बैठा है, सीलिंग की भी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर से ज्यादा, 18, 19, 20 मीटर होनी चाहिए सीलिंग की हाइट कम से कम। ठीक है, नहीं तो फिर जब तुम माइक यूज करोगे और साउंड फास्ट रिवर्बरेशन हो रहे होंगे साउंड के, या नहीं तो एको नहीं हो, उसके लिए तुमको ऐसा मटेरियल, पर्दे बिर्दे, बुक्स, बुक रैक, पेपर और पर्दे यूज करने पड़ेंगे जो साउंड एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, या ओपन डोर और विंडोज रहने चाहिए कि मैक्सिमम साउंड तो बाहर ही निकल जाए। बात समझ आ रही है कि तुमको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहना चाहिए। अपनी ट्यूशन लाइब्रेरी एक तो बुक से कवर्ड है, नहीं तो पर्दों से कवर्ड है, नहीं तो ओपन डोर से, उसलिए निकल जाते हैं। बात समझ आ रही है क्या तुमको, नक्की। ठीक है,
साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करो। अगर ये पर्दे नहीं होते यहाँ पे, सिर्फ दीवारों का पैक, 4 दीवारों का एक रूम होता ना, केवल 4 दीवारों का पैक, और दरवाजे खिड़कियां भी ओपन नहीं रहती, और ये पेपर के लाइब्रेरीज नहीं होती, पर्दे नहीं होते, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो डबल 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 सुनाई दे रहा होता था तुम सबको यहाँ पे। ठीक है। कभी किसी के घर में नीचे क्लोज रूम वगैरह रहता है क्या, क्या ऐसे? ठीक है। एक आधा फंक्शन हॉल वगैरह तो है, लेकिन इनके घर पे है, छाजड़ जी के घर पे है नीचे, क्रिस्टी छाजड़, जानवी छाजड़, उनके घर पे नीचे एक हॉल है। उधर मैं एक बार पढ़ाने गया था, जो भी बोलूँ वो सब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होता है, क्योंकि वो विंडोज दरवाजे है ही नहीं, बस एक दरवाजा है, वो क्लास लेते टाइम बंद कर देता है दूर का दरवाजा, और बाकी फिर पूरा पैक्ड है। जो बोलता हूँ मैं, सादा भी बोलूँ सब डबल डबल सुनाई देता है उधर। ठीक है, वो होता है एको। इधर भी होता है इस तरह को, लेकिन इधर हो नहीं रहा, क्योंकि एक कुशंस, कर्टन्स और बुक्स और ओपन डोर्स है, इसके वजह से। नहीं तो इधर भी एको होता ही था, क्योंकि हमारा रूम 17.2 मीटर का है क्या गैप? नहीं ना, ये समझो मैं जो बोल रहा हूँ तेजा तक जा रहा है, मेरा वो साउंड पीछे भी जा रहा है, टकरा के वापस आ सकता था तेजा तक, लेकिन आ इस नहीं रहा, क्योंकि पर्दे, वहां पे पर्दे उसको सोख लेते हैं आवाज को। या ओपन खिड़की है तो बाहर ही निकल के आवाज का रिफ्लेक्ट हुआ। सारी दीवारें अगर बंद रहती थी, पैक रहती थी सीमेंट से, पूरा सब गैप्स फिल हो जाते थे, तो मेरा ही आवाज डबल डबल सुनाई देता तुमको, क्योंकि 17.2 मीटर का गैप नहीं था, इसलिए। समझ आ रहा है क्या तुमको? नक्की लिखने का है क्या ये तुमको? जल्दी करो। हम्म। हो गया। निगेटिवली चार्ज टिबोनाइट रॉड अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करेगा? अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा अपने पास? पॉजिटिव को भी करेगा, और जिस पे कोई चार्ज नहीं उसको भी करेगा। क्यों? क्योंकि जिस पे कोई चार्ज नहीं है उस पे चार्जेस तो होते हैं, लेकिन ये खुद निगेटिव है, तो ये इन इसके निगेटिवों को पीछे पीछे धकेलता है और पॉजिटिवों को आगे आगे खींचता है। तो कोई चार्ज्ड बॉडी है ना, उसके पास में तुम न्यूट्रल बॉडी भी रखो, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में चार्ज इंड्यूस कर देता है। ठीक है। ऐसे सारे निगेटिवों को पीछे धकेल देता है, सारे पॉजिटिवों को आगे धकेल देता है, तो खुद जो निगेटिव है वो न्यूट्रल को भी खींच लेता है। इधर पॉजिटिवली चार्ज और अनचार्ज। 22 का सी है। क्या दिया था आंसर? सी दिया था। तुमने क्या करा था? ब्रेक का टाइम है ना, 10 बज गए। 10 से 10:30 है ना? है ना?